नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह है आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, मैं अंततः ग्रिमोरी की यादों के साथ बीस्ट वर्ल्ड के बारे में अधिक जानने में सक्षम था और इस समय मजबूती से खड़े अन्य 3 पौराणिक साम्राज्यों को समझने में सक्षम था। ड्रैकोनिक किंगडम के साथ जीत के बाद राक्षसों ने वास्तव में कोई और प्रगति नहीं की थी। अन्य राज्यों ने गठबंधन बनाए थे क्योंकि शक्तिशाली राज्यों को राक्षसों की प्रगति को रोकने के लिए आगे और पीछे भेजा गया था। अब आगे अध्याय 121 आध्यात्मिक भूमि आई। ग्रिमोरी को स्वयं इन आध्यात्मिक भूमियों के बारे में बहुत कम जानकारी थी क्योंकि राक्षसों ने उन्हें पशु जगत के अद्वितीय खजाने के रूप में वर्गीकृत किया था जो इसके निवासियों की ताकत को बढ़ावा देता था। कुछ प्रमुख दुनियाओं में असाधारण अद्वितीय खजाने थे जो उन्हें शक्तिशाली बनाते थे और ब्रह्मांड में अलग पहचान देते थे। इसका एक उदाहरण दानव दुनिया के 72 शासकों की प्रणाली है जिन्हें वास्तव में मारना लगभग असंभव था। जानवरों की दुनिया में आध्यात्मिक भूमि एक अनोखा खजाना है, या ऐसा राक्षसों ने सोचा था। आध्यात्मिक भूमि उन चीजों में से एक थी जिसने पौराणिक साम्राज्यों में उनकी प्रगति को रोक दिया क्योंकि शक्तिशाली लोगों ने जानवरों की भीड़ के साथ साथ उच्च स्तरीय आध्यात्मिक भूमि से कई अन्य विशेषताओं के साथ खुद का बचाव किया। मैंने जो जमी हुई पठारी आध्यात्मिक भूमि प्राप्त की थी वह अभी भी आकार में बहुत छोटी थी, बर्फ के ढेर के बीच छिपी हुई थी, जबकि मैं, जानवर और हजारों अपवित्र लाशें सुरक्षित रूप से अंदर रह रहे थे जैसे कि यह हमारी अपनी छोटी सी दुनिया थी। मैं आध्यात्मिक भूमि से अपने जुड़ाव को महसूस कर सकता था और इसे नियंत्रित करने में शामिल कुछ पेचीदगियों को भी। अद्वितीय कौशल आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन का उपयोग करने से आध्यात्मिक भूमि की बहुत जटिल पेचीदगियों को संभालना बहुत आसान हो गया, लेकिन मेरे पास अभी भी पर्याप्त जानकारी नहीं थी। चूंकि मेमोरी प्लंडर ने दानव राजा के शरीर पर काम किया था, इसलिए मैं किसी अन्य वस्तु को आजमाना चाहता था। जब मैंने इसे पावर ज्वेल के साथ सक्रिय किया तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए आइए देखें कि यह वस्तु जो आध्यात्मिक भूमि थी, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा। मैंने पहले वाले से बाहर आने के बाद खुद को एक और संभावित सिरदर्द पैदा करने वाले अनुभव के लिए तैयार किया। मैंने अपना हाथ जमी हुई पठार की साफ जमीन पर रखा क्योंकि मुझे लगा कि मजबूत कनेक्शन गहरा हो गया है, और मैंने एक बार फिर मेमोरी प्लंडर को सक्रिय कर दिया। एक लाल रोशनी फिर से चमकी और यह और भी चमकदार हो गई क्योंकि यह आध्यात्मिक भूमि पहली वस्तु बन गई जिससे मैं यादें प्राप्त कर सकता था। यह एक बहुत ही अमूर्त अवधारणा थी क्योंकि मैं उन वस्तुओं पर विचार कर रहा था जिनमें यादें होने का विचार किया जा सकता है। ये दानव राजा की यादों की तुलना में बहुत अधिक धुंधला था और वे छोटी मात्रा में आए क्योंकि मैंने जमे हुए पठार के इतिहास को देखा। इसके निर्माण, पौधों, जानवरों और सार के निरंतर संघनन के बारे में कई बातें मेरे दिमाग में घूमी जिससे कई काल्पनिक चीजें संभव हो सकीं। जल्द ही पारदर्शी लाल महिला का दृश्य सामने आया जब मैंने देखा कि कैसे वह टियर 1 से टियर 2 तक अपग्रेड करने की प्रक्रिया से गुजरी। इस अद्भुत जानकारी के प्रवाह से मेरा मन प्रसन्न हो गया क्योंकि मैंने आगे बढ़ने की संभावनाओं को देखा और इस खजाने का उपयोग करके मुझे सबसे अच्छा रिटर्न कैसे दिया जाए। उन्नयन के तरीके भी कुछ हद तक स्पष्ट हो गए और ऐसा लगा कि आध्यात्मिक भूमि से पैदा हुए जानवर उच्च स्तरों पर उन्नयन के लिए आवश्यकताओं में से एक थे। जैसे जैसे यादें आती रहीं और मजबूत होती गईं, मैंने आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन पैनल खोला। आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन, जमे हुए पठार 2, जानवर FXXX, AXXX, D23620, C8753, B4876, A411, S79, एपक -19। पौधे सफेद फॉल के पेड़, रोपण के लिए उपलब्ध स्नो वाइन, सेक्रेड राय। विशेषताएं आकार विनियमन, अनलॉक आंदोलन, अनलॉक एनका, अनलॉक परिवेश को बढ़ावा देना, लॉक वास्तुकला, लॉक जमे हुए अवरोध, लॉक आक्रामक युद्धाभ्यास, लॉक @ ईमेल प्रोटेक्टेड प्रतिशत, लॉक समय फैलाव, लॉक ईमेल प्रोटेक्टेड $, लॉक अपग्रेड, शर्तें पूरी नहीं हुई %, जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई थी क्योंकि पवित्र ब्लाइट द्वारा नियंत्रित अपवित्र लाशों को जानवरों की श्रेणी में रखा गया था, चाहे वे राक्षस, जानवर या मानव हों। कुछ यादों को ताज़ा करने के बाद मैंने पौधों से शुरुआत की क्योंकि वे वास्तव में महत्वपूर्ण कारकों में से एक थे। पौधे, व्हाइट फॉल ट्री, ठंडे मौसम के शौकीन, ये अपने पीछे एक ऐसी खूबसूरती छोड़ जाते हैं जिसका आनंद कई जीव उठाते हैं। परिपक्व होने तक का समय 5 महीने। बर्फ की बेल, ठंड में पनपने वाले पौधे। बर्फ की बेलों का एक साथ उगना सभी बर्फ गुण वाले प्राणियों के विकास के लिए अनुकूल है। वे जो फल देते हैं वे आध्यात्मिक भूमि में पैदा होने वाले जानवरों की शक्ति को विकसित करने में मदद करते हैं, किसी और के लिए प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं। परिपक्वता तक का समय 8 महीने। पवित्र राई, एक ऐसा अनाज जिसका आनंद बहुत कम लोगों को मिलता है।
ये शरीर को थोड़ा मजबूत बनाता है, क्षण भर के लिए मन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है और नकारात्मक प्रभावों से राहत देता है। पकने तक का समय 1 महीना। आध्यात्मिक भूमि में उगाए जा सकने वाले पौधे इस भूमि में सार के संघनन से पैदा होने वाले जानवरों की शक्ति बढ़ाने के मुख्य तरीकों में से एक थे। एक बार जब जानवरों की रैंक बढ़ा दी गई, साथ ही एक और कारक पूरा हो गया, तो आध्यात्मिक भूमि का स्तर उन्नत हो जाएगा और अधिक कार्य उपलब्ध हो जाएंगे। मैंने धीरे धीरे शुरुआत की और सबसे पहले स्नो वाइन को चुना, क्योंकि यह वह था जो सीधे जानवरों की शक्ति को बढ़ाता था। इसके बाद एक शानदार दृश्य सामने आया, जहां आध्यात्मिक भूमि के शीर्ष पर खाली बर्फीली भूमि के मैदान मेरे सामने एक नीली होलोग्राफिक रूपरेखा में प्रस्तुत किए गए थे। मैंने अद्वितीय कौशल आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन का उपयोग करते हुए आध्यात्मिक भूमि पर अपना आदेश भेजा और मुझे हवा में संघनित होने वाले दसियों बड़े बीजों का अद्भुत दृश्य दिखाया गया और मेरे द्वारा चुने गए क्षेत्र में बर्फीली धरती पर नीचे की ओर गिरते हुए प्रकाश की एक नीली चमक गुजरी, जिससे सब कुछ शांत हो गया और जिस भाग में पौधों को सूचीबद्ध किया गया था, वहां एक नया परिवर्तन हुआ। स्नो वाइन परिपक्व होने तक का समय 8 महीने। इस शानदार और खेल जैसी दृष्टि ने मुझे विस्मय में डाल दिया, क्योंकि मैं और भी अधिक चीजों को आजमाना चाहता था। हालांकि पहली चीज गैर मानक कौशल होगी जो मैंने कुछ समय पहले रैनकेस डेंगोन से हासिल की थी। मैंने एक आदेश भेजा और मेरी आकृति को बर्फीले मैदान में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां स्नो वाइन को अभी लगाया गया था। बीजों को एक बड़े एकड़ भूमि पर फैलाया गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पौधे आकार में उन व्हाइटफॉल ट्रीज के समान होंगे जो वर्तमान में आध्यात्मिक भूमि पर आबाद हैं। मैंने पहली बार इस जमे हुए पठार पर बडिंग फॉर्म का जादू करते हुए जमीन के साफ मैदान को देखा। जैसे ही सार उस स्थान पर संघनित हुआ और कौशल समाप्त हुआ, एक चमकदार नीली रोशनी चमक उठी और मैंने आश्चर्य से देखा कि जमीन में अभी लगाए गए बीज उगने से पहले कांप उठे। जब ये सब हुआ तो सार की एक बड़ी मात्रा इधर उधर घूम रही थी। पौधों को स्पष्ट गति से बढ़ते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि लताओं के सुंदर संग्रह का निर्माण स्वयं को स्पष्ट रूप से प्रकट करना शुरू कर दिया था। लताएं सफेद रंग की थीं, जिनके छोटे छोटे नुकीले सिरे थे जो प्रकाश में खतरनाक ढंग से चमक रहे थे। बर्फीली जमीन के 1 एकड़ में उगने वाली कई लताओं पर छोटे छोटे नीले फल बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने पौधों के लिए पैनल को फिर से जांचा। स्नो वाइन परिपक्व होने तक का समय 4 महीने। मुझे अपनी हैरानी से बाहर आना पड़ा, क्योंकि मैंने देखा कि पौधों के पकने का समय 8 महीने से 4 महीने हो गया है। अब सवाल ये था कि अगर मैं बडिंग फॉर्म कास्टिंग जारी रखता हूँ, तो मैं उस समय को और कितना कम कर सकता हूँ। बडिंग फॉर्म को उसके बाद कई बार डाला गया, जहां मैंने पाया कि यह कौशल बहुत ज्यादा मात्रा में मैना ले रहा था। यहाँ तक कि लीजेंडरी सिगिल ऑफ हेजेमनी में भी पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले कौशल की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग होता था। यह मेरा पहला मौका था जब मुझे एक कम रैंकिंग वाला कौशल मिला, जो अपने से 2 रैंक ऊपर के दूसरे कौशल की तुलना में ज्यादा ऊर्जा लेता था। मैंने अपने सामने स्नो वाइन की निरंतर वृद्धि देखी, क्योंकि नीले फल विरल रूप से बढ़ रहे थे और अधिक चमक रहे थे और भी बड़े होते जा रहे थे। ये प्रक्रिया तब तक जारी रही जब तक कि मुझे 5 मीटर ऊंची सफेद बेलें दिखाई नहीं दी, जिन पर बड़े नीले फल थे और जो पहले खाली बर्फीले मैदान में शानदार ढंग से खड़ी थीं। मैंने पौधों के अनुभाग को फिर से जांचा। स्नो वाइन परिपक्व होने तक का समय 2 सप्ताह। 2 सप्ताह 8 महीने की अवधि से, जिसकी काल्पनिक पौधे को आवश्यकता थी, इसे 2 सप्ताह तक कम कर दिया गया। चाहे मैं अब आबादी वाले एकड़ भूमि पर बडिंग फॉर्म को कितनी बार भी डालूं, मैं इस संख्या को और कम नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि इस तरह के खजाने को पकने से पहले अभी भी कुछ समय गुजरना होगा। फिर भी ये ऐसे पौधे थे जिन्हें केवल इस आध्यात्मिक भूमि में ही लगाया जा सकता था, खास तौर पर इसमें मौजूद जानवरों की ताकत बढ़ाने के उद्देश्य से। ये कुछ ऐसा था जिसे परिपक्व होने में काफी समय लगता था, और फिर भी मैंने इसे 2 सप्ताह की अवधि तक सीमित कर दिया था। मैं इन अनोखे कौशल जैसे नवोदित किसान और आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन से अन्य आश्चर्यों की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मेरा आंकड़ा और भी अधिक चीजों को आजमाने के लिए आगे बढ़ा। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 122 आध्यात्मिक भूमि 2। अगली चीज जिस पर ध्यान देना था वह था अन्य पौधा जिसे मैं वर्तमान में उगा सकता था। पवित्र राई, एक ऐसा अनाज जिसका आनंद बहुत कम लोगों को मिलता है। ये शरीर को थोड़ा मजबूत बनाता है, क्षण भर के लिए मन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है और नकारात्मक प्रभावों से राहत देता है। पकने तक का समय 1 महीना। इस पौधे को देखकर मुझे एडिलेड द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट की याद आ गई, और ये तथ्य कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी मैं फ्रोजन किंगडम में वापस नहीं आ पाया हूँ। मुझे नहीं पता था कि जब मैं दानव राजा की टूटी हुई सैकड़ों वर्षों की व्यापक यादों से बाहर निकला था, तब कितना समय बीत चुका था। इसलिए मुझे जल्दी से आगे बढ़ना था और बाहर निकलने से पहले आध्यात्मिक भूमि में महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना था।
ऐसा लग रहा था कि यह पौधा पवित्र राई जमे हुए पठार से पैदा हुए जानवरों और अन्य लोगों द्वारा बिना किसी भेदभाव के खाया जा सकता है, क्योंकि यह अभी भी वही लाभ प्रदान करता है। आध्यात्मिक भूमि के स्तर को ऊपर उठाने के बाद मैं कई और पौधों के साथ काम कर पाऊंगा और उनके प्रभाव निस्संदेह और भी अधिक पागल होंगे। मैंने आध्यात्मिक भूमि के कई क्षेत्रों को देखा, क्योंकि मैं आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन के उपयोग के माध्यम से इसके एक नीले होलोग्राम के साथ खेल रहा था। अभी भी बहुत सी खाली बर्फीली जमीनें थीं जिन पर खेती की जा सकती थी, क्योंकि आध्यात्मिक भूमि में जानवरों को इधर उधर ले जाया जा सकता था। यहाँ तक कि ऊंचे सफेद पतझड़ के पेड़ों के विस्तृत विस्तार को भी साफ किया जा सकता था, क्योंकि वे सार के कणों में विलीन हो जाते थे और वापस जमे हुए पठार में चले जाते थे। मैं इस तरह के कई एकड़ देख रहा था जहां मैंने स्नो वाइन और सेक्रेड राई को बड़े पैमाने पर खेती के लिए चुना। आसमान में बनने वाले बीजों का शानदार निर्माण और फिर जमीन में गोली की तरह नीचे गिरना कभी पुराना नहीं हो सकता। सेक्रेड राई के बीज स्नो वाइन की तुलना में बहुत छोटे थे और पकने के लिए आवश्यक समय भी कम था। मैंने इन सभी नए एकड़ खेतों पर बडिंग फॉर्मर का इस्तेमाल किया और मेरे चारों ओर तेजी से बढ़ने वाले पौधों के जादुई नज़ारे देखे। पवित्र राई अपने नीले और सुनहरे रंगों के साथ रहस्यमय लग रही थी, जो लगभग 1 मीटर तक बढ़ने वाले पौधों पर थी। स्नो वाइन की तरह मैं परिपक्वता के दिनों को पूरी तरह से कम नहीं कर सकता था, भले ही राई की परिपक्वता काफी कम थी। स्नो वाइन परिपक्व होने तक का समय 2 सप्ताह, पवित्र राई परिपक्वता तक का समय 2 दिन। पवित्र राई के लिए परिपक्वता का समय 1 महीने से 2 दिन तक काफी कम हो गया था, फिर भी ये दर्शाता है कि नवोदित किसान की क्षमताएं कितनी आश्चर्यजनक थीं। पहली बार जब मैंने बाहरी दुनिया में इस कौशल का इस्तेमाल किया था, तब हम शैडो ड्यूकडम गए थे। वहां के पौधे को परिपक्व होने और पकने के लिए कौशल का एक ही कास्ट लेना पड़ा था। इस आध्यात्मिक भूमि में दिखाई देने वाली एकमात्र सीमा ये असाधारण पौधे थे। बाहरी दुनिया में जाने से पहले मैं जो आखिरी काम पूरा करना चाहता था वह था डेमन किंग द्वारा गिराए गए पौराणिक कोर का अवशोषण। ये काफी मात्रा में था, जो दर्शाता है कि ग्रिमोरी ने वर्षों में कितना गाढ़ा सार इकट्ठा किया था। इस प्रक्रिया में मुझे 1 और घंटा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा शरीर लगातार मजबूत हो रहा है। मेरे पास जो विशेषताएं थीं, वे किसी ऐसे व्यक्ति से मेल खाती थीं जो वैध रूप से लीजेंडरी रैंक पर था। यहाँ तक कि ए और एस रैंक वाले सहायक कौशल भी मुझे उतना अच्छा महसूस नहीं कराते थे जितना इस शक्ति में वृद्धि से महसूस होता था। बढ़ी हुई जीवन शक्ति और शक्ति ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मेरे पास अनंत शक्ति है और मैं किसी भी प्रहार का सामना कर सकता हूँ। हालांकि मैंने हमेशा खुद को और भी अधिक रक्षात्मक कौशल और बाधाओं के साथ सुरक्षित रखना पसंद किया, ताकि कोई भी प्रहार मेरे शरीर के पास भी न आए। मेरे इस जीवन के लिए रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी, जो किसी बड़ी चीज से जुड़ी थी। मैंने आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर देखा जहां मैं रहना चाहता था और भी बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को बाहर जाने और पहले जमे हुए राज्य की स्थिति की जांच करने के लिए मजबूर किया। मुझे उन आंदोलनों के लिए तैयार रहना था जो ग्रिमोरी की सच्ची मृत्यु के पंजीकृत होने के बाद राक्षस करेंगे और वे चलना शुरू कर देंगे। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि क्या होगा, क्योंकि मैं मृत दानव राजा की यादों को छानना जारी रखता था। आध्यात्मिक भूमि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, न केवल अपनी जादुई विशेषताओं, पौधों या जानवरों के कारण, बल्कि इसलिए भी कि यह एक ऐसा स्थान है जहां मैं बिना किसी जिज्ञासु नजरों के जो चाहूं कर सकता हूं। इस आध्यात्मिक भूमि का मतलब था कि मेरे पास अपने कई विनाशकारी कौशलों का इस्तेमाल करने और बाहरी दुनिया की आंखों की चिंता किए बिना जो कुछ भी मैं करना चाहता था, करने के लिए एक जगह थी। मैंने अपने पवित्र ब्लाइट को बुलाया, क्योंकि वह आध्यात्मिक भूमि के दूसरे भाग में हरे ज़ॉम्बी की पंक्तियों के सामने खतरनाक तरीके से इंतजार कर रहा था। ज़ॉम्बी में क्रूर राक्षसों से लेकर बहादुर इंसान तक शामिल थे, जिन्होंने हाल ही में हुई लड़ाई में अपनी मौत का सामना किया था। कोमोडो ड्रैगन और मेफिटिक कछुओं की एक किस्म के बड़े विकृत शरीरों का जिक्र करना तो दूर की बात है, पवित्र ब्लाइट ने कई दिलचस्प चीजें इकट्ठा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी। यह उन कई जानवरों का उल्लेख नहीं था जिन्हें इस भूमि में पाला जा सकता था, और मेरे द्वारा उनके कौशल को लेने की क्रूर चीज करने की संभावनाएं, जो कि वर्चस्व के परीक्षण के समान कालकोठरी जैसी स्थिति की स्थापना के माध्यम से होती हैं, जो मेरे स्वामित्व प्राप्त करने से पहले हुई थी। ये सभी कार्य आध्यात्मिक भूमि के माध्यम से सक्षम थे, और मैं ये देखने के लिए उत्सुक था कि इसके स्तर 2 से ऊपर उठने के बाद कितने और आश्चर्य होंगे। चमचमाता हुआ सम्राट पेंगुइन दानव राजा के खिलाफ मेरी शक्ति के प्रदर्शन के बाद मुझे कम कठोर नजर से देख रहा था। इसकी चोंच कुछ समय पहले की तुलना में थोड़ी कम थी। मैं इस पेंगुइन के अहंकार पर हंसा, क्योंकि मैंने इसके द्वारा प्रदान किए गए टेलीपोर्ट कौशल पर अनुकूल नजर डाली। इसके बाद इसकी चोंच और भी नीचे की ओर मुड़ गई और आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर एकत्र हुए कई जानवरों ने बड़ी मात्रा में मैना के उपयोग को महसूस किया और फिर स्नो वाइन और पवित्र राई की शानदार वृद्धि देखी।
लगभग सभी एपक जानवर जो कमजोर हो गए थे और जिनकी उत्पत्ति का कुछ हिस्सा मैंने वर्चस्व के परीक्षण में खा लिया था, वे अभी भी परिपक्व हो रहे स्नो वाइन के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि वे तेज लताओं के बीच जीवंत रूप से उग रहे सफेद नीले फलों की ओर देख रहे थे। भले ही वे केवल पौधों द्वारा दी जाने वाली जीवंत हवा का आनंद लेने के लिए ही समूह बना सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी अनुमति के बिना शानदार फलों का आनंद नहीं ले पाएगा। चूंकि अब तक जमे हुए पठार में ज्यादातर चीजें व्यवस्थित लग रही थीं, इसलिए मैंने बाहर निकलना शुरू कर दिया। मैं छोटी आध्यात्मिक भूमि से बाहर निकल आया और इसे अपनी हथेलियों में ले लिया, लंगर का उपयोग करके इसे अपने आप से स्थिर रूप से जोड़ लिया। मैंने रीगल आर्चर की आंखों का उपयोग करके अपने आसपास के कुछ मील के क्षेत्र को देखा, क्योंकि घातक युद्ध के दृश्य खुद ही सामने आ रहे थे। बर्फीले पहाड़ों के आसपास अभी भी सैनिक देखे जा सकते थे। मेरी आकृति कई गुप्त कौशलों के साथ छिपी हुई थी जो मैंने सक्रिय की थी। इस समय मैं अपने सामान्य रूप में दिख रहा था और एक बड़ी तलवार लेकर घूमने वाले एक विशाल जानवर की तरह नहीं। मैंने बर्फीले पहाड़ों के चारों ओर थोड़ी देर तक देखा और फिर टेलीपोर्ट का उपयोग किया, गायब हो गया और फिर स्ट्रोई पीक के केंद्र में मनो के एक भव्य कमरे में दिखाई दिया। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 122 आध्यात्मिक भूमि 2। अगली चीज जिस पर ध्यान देना था वह था अन्य पौधा जिसे मैं वर्तमान में उगा सकता था। पवित्र राई, एक ऐसा अनाज जिसका आनंद बहुत कम लोगों को मिलता है। ये शरीर को थोड़ा मजबूत बनाता है, क्षण भर के लिए मन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है और नकारात्मक प्रभावों से राहत देता है। पकने तक का समय 1 महीना। इस पौधे को देखकर मुझे एडिलेड द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट की याद आ गई और ये तथ्य कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी मैं फ्रोजन किंगडम में वापस नहीं आ पाया हूँ। मुझे नहीं पता था कि जब मैं दानव राजा की टूटी हुई सैकड़ों वर्षों की व्यापक यादों से बाहर निकला था तब कितना समय बीत चुका था, इसलिए मुझे जल्दी से आगे बढ़ना था और बाहर निकलने से पहले आध्यात्मिक भूमि में महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना था। ऐसा लग रहा था कि यह पौधा पवित्र राई जमे हुए पठार से पैदा हुए जानवरों और अन्य लोगों द्वारा बिना किसी भेदभाव के खाया जा सकता है, क्योंकि यह अभी भी वही लाभ प्रदान करता है। आध्यात्मिक भूमि के स्तर को ऊपर उठाने के बाद मैं कई और पौधों के साथ काम कर पाऊंगा और उनके प्रभाव निस्संदेह और भी अधिक पागल होंगे। मैंने आध्यात्मिक भूमि के कई क्षेत्रों को देखा, क्योंकि मैं आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन के उपयोग के माध्यम से इसके एक नीले होलोग्राम के साथ खेल रहा था। अभी भी बहुत सी खाली बर्फीली जमीनें थीं जिन पर खेती की जा सकती थी, क्योंकि आध्यात्मिक भूमि में जानवरों को इधर उधर ले जाया जा सकता था। यहाँ तक कि ऊंचे सफेद पतझड़ के पेड़ों के विस्तृत विस्तार को भी साफ किया जा सकता था, क्योंकि वे सार के कणों में विलीन हो जाते थे और वापस जमे हुए पठार में चले जाते थे। मैं इस तरह के कई एकड़ देख रहा था जहां मैंने स्नो वाइन और सेक्रेड राई को बड़े पैमाने पर खेती के लिए चुना। आसमान में बनने वाले बीजों का शानदार निर्माण और फिर जमीन में गोली की तरह नीचे गिरना कभी पुराना नहीं हो सकता। सेक्रेड राई के बीज स्नो वाइन की तुलना में बहुत छोटे थे और पकने के लिए आवश्यक समय भी कम था। मैंने इन सभी नए एकड़ खेतों पर बडिंग फॉर्मर का इस्तेमाल किया और मेरे चारों ओर तेजी से बढ़ने वाले पौधों के जादुई नज़ारे देखे। पवित्र राई अपने नीले और सुनहरे रंगों के साथ रहस्यमय लग रही थी, जो लगभग 1 मीटर तक बढ़ने वाले पौधों पर थी। स्नो वाइन की तरह मैं परिपक्वता के दिनों को पूरी तरह से कम नहीं कर सकता था, भले ही राई की परिपक्वता काफी कम थी। स्नो वाइन परिपक्व होने तक का समय 2 सप्ताह, पवित्र राई परिपक्वता तक का समय 2 दिन। पवित्र राई के लिए परिपक्वता का समय 1 महीने से 2 दिन तक काफी कम हो गया था, फिर भी ये दर्शाता है कि नवोदित किसान की क्षमताएं कितनी आश्चर्यजनक थीं। पहली बार जब मैंने बाहरी दुनिया में इस कौशल का इस्तेमाल किया था तब हम शैडो ड्यूकडम गए थे। वहां के पौधे को परिपक्व होने और पकने के लिए कौशल का एक ही कास्ट लेना पड़ा था। इस आध्यात्मिक भूमि में दिखाई देने वाली एकमात्र सीमा ये असाधारण पौधे थे। बाहरी दुनिया में जाने से पहले मैं जो आखिरी काम पूरा करना चाहता था वह था डेमन किंग द्वारा गिराए गए पौराणिक कोर का अवशोषण। ये काफी मात्रा में था, जो दर्शाता है कि ग्रिमोरी ने वर्षों में कितना गाढ़ा सार इकट्ठा किया था। इस प्रक्रिया में मुझे 1 और घंटा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा शरीर लगातार मजबूत हो रहा है। मेरे पास जो विशेषताएं थीं वे किसी ऐसे व्यक्ति से मेल खाती थीं जो वैध रूप से लीजेंडरी रैंक पर था। यहाँ तक कि ए और एस रैंक वाले सहायक कौशल भी मुझे उतना अच्छा महसूस नहीं कराते थे जितना इस शक्ति में वृद्धि से महसूस होता था। बढ़ी हुई जीवन शक्ति और शक्ति ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मेरे पास अनंत शक्ति है और मैं किसी भी प्रहार का सामना कर सकता हूँ। हालांकि मैंने हमेशा खुद को और भी अधिक रक्षात्मक कौशल और बाधाओं के साथ सुरक्षित रखना पसंद किया, ताकि कोई भी प्रहार मेरे शरीर के पास भी न आए। मेरे इस जीवन के लिए रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी, जो किसी बड़ी चीज से जुड़ी थी।
मैंने आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर देखा जहां मैं रहना चाहता था और भी बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को बाहर जाने और पहले जमे हुए राज्य की स्थिति की जांच करने के लिए मजबूर किया। मुझे उन आंदोलनों के लिए तैयार रहना था जो ग्रिमोरी की सच्ची मृत्यु के पंजीकृत होने के बाद राक्षस करेंगे और वे चलना शुरू कर देंगे। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि क्या होगा क्योंकि मैं मृत दानव राजा की यादों को छानना जारी रखता था। आध्यात्मिक भूमि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, न केवल अपनी जादुई विशेषताओं, पौधों या जानवरों के कारण, बल्कि इसलिए भी कि यह एक ऐसा स्थान है जहां मैं बिना किसी जिज्ञासु नजरों के जो चाहूं कर सकता हूं। इस आध्यात्मिक भूमि का मतलब था कि मेरे पास अपने कई विनाशकारी कौशलों का इस्तेमाल करने और बाहरी दुनिया की आंखों की चिंता किए बिना जो कुछ भी मैं करना चाहता था, करने के लिए एक जगह थी। मैंने अपने पवित्र ब्लाइट को बुलाया क्योंकि वह आध्यात्मिक भूमि के दूसरे भाग में हरे ज़ॉम्बी की पंक्तियों के सामने खतरनाक तरीके से इंतजार कर रहा था। ज़ॉम्बी में क्रूर राक्षसों से लेकर बहादुर इंसान तक शामिल थे, जिन्होंने हाल ही में हुई लड़ाई में अपनी मौत का सामना किया था। कोमोडो ड्रैगन और मेफेटिक कछुओं की एक किस्म के बड़े विकृत शरीरों का जिक्र करना तो दूर की बात है, पवित्र ब्लाइट ने कई दिलचस्प चीजें इकट्ठा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी। यह उन कई जानवरों का उल्लेख नहीं था जिन्हें इस भूमि में पाला जा सकता था, और मेरे द्वारा उनके कौशल को लेने की क्रूर चीज करने की संभावनाएं, जो कि वर्चस्व के परीक्षण के समान कालकोठरी जैसी स्थिति की स्थापना के माध्यम से होती हैं, जो मेरे स्वामित्व प्राप्त करने से पहले हुई थी। ये सभी कार्य आध्यात्मिक भूमि के माध्यम से सक्षम थे, और मैं ये देखने के लिए उत्सुक था कि इसके स्तर 2 से ऊपर उठने के बाद कितने और आश्चर्य होंगे। चमचमाता हुआ सम्राट पेंगुइन दानव राजा के खिलाफ मेरी शक्ति के प्रदर्शन के बाद मुझे कम कठोर नजर से देख रहा था। इसकी चोंच कुछ समय पहले की तुलना में थोड़ी कम थी। मैं इस पेंगुइन के अहंकार पर हंसा क्योंकि मैंने इसके द्वारा प्रदान किए गए टेलीपोर्ट कौशल पर अनुकूल नजर डाली। इसके बाद इसकी चोंच और भी नीचे की ओर मुड़ गई और आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर एकत्र हुए कई जानवरों ने बड़ी मात्रा में मैना के उपयोग को महसूस किया और फिर स्नो वाइन और पवित्र राय की शानदार वृद्धि देखी। लगभग सभी एपक जानवर जो कमजोर हो गए थे और जिनकी उत्पत्ति का कुछ हिस्सा मैंने वर्चस्व के परीक्षण में खा लिया था, वे अभी भी परिपक्व हो रहे स्नो वाइन के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे क्योंकि वे तेज लताओं के बीच जीवंत रूप से उग रहे सफेद नीले फलों की ओर देख रहे थे। भले ही वे केवल पौधों द्वारा दी जाने वाली जीवंत हवा का आनंद लेने के लिए ही समूह बना सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी अनुमति के बिना शानदार फलों का आनंद नहीं ले पाएगा। चूंकि अब तक जमे हुए पठार में ज्यादातर चीजें व्यवस्थित लग रही थीं, इसलिए मैंने बाहर निकलना शुरू कर दिया। मैं छोटी आध्यात्मिक भूमि से बाहर निकल आया और इसे अपनी हथेलियों में ले लिया, लंगर का उपयोग करके इसे अपने आप से स्थिर रूप से जोड़ लिया। मैंने रीगल आर्चर की आंखों का उपयोग करके अपने आसपास के कुछ मील के क्षेत्र को देखा क्योंकि घातक युद्ध के दृश्य खुद ही सामने आ रहे थे। बर्फीले पहाड़ों के आसपास अभी भी सैनिक देखे जा सकते थे। मेरी आकृति कई गुप्त कौशलों के साथ छिपी हुई थी जो मैंने सक्रिय की थी। इस समय मैं अपने सामान्य रूप में दिख रहा था और एक बड़ी तलवार लेकर घूमने वाले एक विशाल जानवर की तरह नहीं। मैंने बर्फीले पहाड़ों के चारों ओर थोड़ी देर तक देखा और फिर टेलीपोर्ट का उपयोग किया, गायब हो गया और फिर स्ट्रोई पीक के केंद्र में मनो के एक भव्य कमरे में दिखाई दिया। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 123 एक नायक की वापसी। स्ट्रोई पीक पहले से बहुत अलग था क्योंकि मैं कई शक्तिशाली लोगों की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। बड़े मनों के चारों ओर और भी अधिक रॉयल गार्ड थे, उनमें से कई रैंकेस और कुछ रैंके थे। मेरी छिपी हुई आकृति पूरे मनों में घूम रही थी। वहां से गुजरने वाले पहरेदार मेरी ओर एक नजर भी नहीं डाल पा रहे थे, जबकि मैं मनों के एक बड़े हॉल की ओर जा रहा था जहां अधिकतर लोग एकत्रित थे। हॉल में रईसों और मंत्रियों की भीड़ थी जो व्यस्तता से इधर उधर घूम रहे थे। निराशा का माहौल था क्योंकि कुछ लोग दूसरों पर आरोप लगाते और भद्दे शब्द कहते देखे जा सकते थे, जबकि कुछ लोग शांत भाव से सब कुछ शांत करने की कोशिश कर रहे थे। अगर कुछ नहीं बदला तो हम लोग जल्द ही दंगे शुरू कर देंगे। वे कभी भी आभारी नहीं रहे। चट, ये रवैया बंद करो। तुम अभी भी अपने महल में अनाज और भोजन के भंडार के साथ छिपे हुए हो जो तुम्हें हफ्तों तक चल सकता है। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि यह न जानने की भावना क्या है कि अगले दिन तुम्हारे पेट में कुछ जाएगा या नहीं। बातचीत के दौरान नोबल्स के बीच शब्दों का आदान प्रदान होता देखा जा सकता था। उन नायकों का क्या जिन्होंने दानव राजा को हराया? अगर हम उनसे संपर्क कर सकें। हाँ, वे शक्तिशाली व्यक्ति संभवतः पौराणिक साम्राज्यों में से किसी एक से थे। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि इतना कुछ करने के बाद भी वे तुम्हारी मदद करने के लिए इधर उधर भटकते रहेंगे? ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कुछ भी प्रभावी नहीं किया जा रहा है, बल्कि बहस अधिक हो रही है तथा चारों ओर निराशा व्याप्त है। इस सब के बीच में एक राजकुमारी थी जो रईसों के और भी बड़े समूहों से घिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वे उससे कुछ करने के लिए विनती कर रहे थे।
जैसे ही मैं अंदर जा रहा था, राजकुमारी का चेहरा जो थकावट के साथ भावशून्य था, चमक उठा। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की क्योंकि उसकी स्पष्ट आवाज़ कमरे में बाकी सभी से ऊपर गूंज रही थी। सभी लोग एक क्षण के लिए बाहर चले जाएं। आवाज़ धीमी थी, लेकिन चारों ओर गूंज उठी और झगड़ते हुए रईसों को चुप करा दिया जो उसे भ्रमित तरीके से देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वह गंभीर हो रही है, तो लोगों की आकृतियां जल्दी से बड़े हॉल से बाहर निकल गईं। विशाल दरवाजे बंद होने में बस कुछ ही मिनट लगे। मुझे लगा कि बंद दरवाजे के पीछे कई छाया रक्षक चुपचाप एक अवरोध के रूप में प्रकट हुए हैं जो हॉल के चारों ओर किसी भी जिज्ञासु आंखों को रोक रहे हैं। मैंने पाया कि राजकुमारी का भावशून्य चेहरा सामान्य से अधिक भावनाओं को दर्शा रहा था क्योंकि जब मेरी आकृति उसे दिखाई दी तो संकट की अभिव्यक्ति राहत में बदल गई। तू राजकुमारी लगभग गुस्से में थी। उसने बोलना बंद कर दिया और दोबारा बोलने से पहले उसने सांस अंदर बाहर की और खुद को शांत किया। आदरणीय महोदय, मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपसे एक शब्द कहे बिना कितने दिन बीत गए थे? मैं लड़की बोलते समय थोड़ी बेचैन लग रही थी और मैंने मुस्कुराकर जवाब देकर उसे शांत करने की कोशिश की। मैंने आते समय संचार पदक पर नजर डाली थी और उसके कुछ संदेश पाए थे, इसलिए मुझे इसकी उम्मीद थी। जब मैंने राज्य की ओर अपने नुकीले दांत तानने वाले कीट को मार गिराया तो कुछ बड़ा हुआ। कितने दिन बीत गए? वह आश्चर्यचकित दिख रही थी क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से शांत हो गया था, जैसे कि वह समझ गई हो। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी पुरानी सुरक्षा में आ गई है। उसने कहा, जब तक कुछ हुआ है और उसका कोई कारण है, तब तक सब ठीक है। राज्य की सेनाओं को राक्षसी ताकतों के खिलाफ युद्ध से वापस आए 2 दिन से अधिक हो गए हैं। जब आप उनके साथ नहीं थे और न ही संचार पदक के माध्यम से जवाब दे रहे थे, तब भी जब ये कहा गया था कि जीत हमारी है, तो मैं चिंता में पड़ गया। मैंने उस लड़की को देखा जो ऐसी भावनाओं से गुजर रही थी जिनसे वह आमतौर पर कभी नहीं गुजरती और मुझे खेद महसूस हुआ। चिंता मत करो, यह मेरी गलती थी। जब भी ऐसा कुछ फिर से होगा, मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। हालांकि मैं इस समय स्थिति जानने के लिए उत्सुक हूँ। एडिलेड पूरी तरह से शांत हो गई थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी खुशी का भाव आ गया था और मैंने उसे एक बार फिर से प्रणाम करते हुए पाया। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे पिता और इस राज्य के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, जो अभी तक उस नायक के बारे में नहीं जान पाए हैं जिसने राक्षस राजा का वध किया था। हम आपके जीवन के ऋणी हैं। मैंने इस खूबसूरत लड़की को एक बार फिर मेरे सामने झुकते हुए देखा और धन्यवाद देने के बाद मुझे मौजूदा हालात के बारे में बताने के लिए कहा। मुझे ये जानना था कि क्या कोई हरकत हुई है, हालांकि मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे दुश्मन इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे। युद्ध में मारे गए सभी लोगों के लिए शोक के अलावा बहुत से लोग उन नायकों की तलाश कर रहे थे जो दिन बचाने के लिए प्रकट हुए थे। वीर संत जिन्होंने आशीर्वाद की वर्षा की जिससे सभी घाव भर गए, तलवार का जानवर जिसने दानव राजा को खींच लिया और कई अन्य जो उस दिन प्रकट होने के तुरंत बाद गायब हो गए। जिस संत की वे प्रशंसा कर रहे थे वह एक अपवित्र जहरीला घृणित प्राणी था जो अब आध्यात्मिक भूमि में लाशों की एक छोटी सेना पर पहरा दे रहा था। साथ ही अन्य जानवर भी थे जो वहां दिखाई दिए थे। जहां तक बड़े सफेद बालों वाले जानवर की बात है जो शानदार कौशल दिखाते हुए ठंडी तलवार को इधर उधर फेंक रहा था, शायद वे इसे जल्दी फिर से देखेंगे। इन हीरोज की उपस्थिति पर एक छोटा सा मुद्दा पवित्र ब्लाइट की कार्रवाई से उत्पन्न हुआ, जिसमें युद्ध के मैदान में सभी लाशों को उठाया गया था। साहसी भाड़े के सैनिकों और अन्य सैनिकों के पास ऐसे लोग थे जिन्हें वे जानते थे कि वे युद्ध में मारे गए थे और वे उनकी लाशों को वापस भी नहीं पा सके। इससे दूसरों के बीच कुछ नकारात्मक भावनाएं पैदा हुई, लेकिन राज्य को बचाने वाले नायकों की सकारात्मक राय के कारण ये भावना जल्दी ही शांत हो गई। इस मुद्दे ने मुझे उन कार्यों के बारे में थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया जिन्हें मैंने पवित्र ब्लाइट को करने की अनुमति दी थी, क्योंकि मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मुझे इसे थोड़ा सीमित करना चाहिए था। इसके अलावा दूसरा मुद्दा ये था कि राज्य में आसपास के देशों से बहुत से शरणार्थियों का आना जाना लगा हुआ था, क्योंकि उत्तर की सर्दियां राक्षसों के आक्रमण के कारण और भी कठिन हो गई थीं। अगर कुछ नहीं किया गया तो कई लोगों के लिए अकाल की स्थिति पैदा हो सकती थी। इस बात का जिक्र होने पर राजकुमारी और मैं दोनों मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही योजना बना ली थी, क्योंकि हम दोनों को याद आ गया कि कुछ समय पहले मेरे कामों की वजह से 1 एकड़ जमीन पर फसलें पल भर में पक गई थीं। मैंने आगे बढ़ने के लिए पहले ही योजनाएं बना ली हैं। जब भी आप उपलब्ध होंगे और आपकी अनुमति से, मैं उन्हें क्रियान्वित करना चाहूंगा। लड़की ने पहले ही लोगों को बंजर भूमि के कई एकड़ और खेतों को साफ करके खेती करने के लिए कह दिया था, जहां आमतौर पर फसल उगने में काफी समय लगता है या फिर बिल्कुल भी नहीं उगती। परिवहन के साधन, फसल काटने के लिए किसान और कई अन्य चीजें जो खेती और फसल वितरण की पूरी प्रक्रिया को नजरअंदाज करती हैं,
सभी को लागू करने के लिए तैयार थे। मैंने एडिलेड को इतनी जल्दी सब कुछ सेट करने और इतनी जल्दी योजना बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई दी। मुझे सेक्रेड राय का अपना आश्चर्य भी मिला, जो एक बेहद शानदार पौधा था जो सिर्फ 2 दिनों में तैयार हो जाता था। नहीं, जब तक आप हमारे लिए लड़ते रहेंगे, मैं कम से कम यही कर सकता हूँ। कुछ समय बाद मैं अपने पिता से फिर बात करूंगा, ये देखने के लिए कि क्या मैं पहले कुछ हासिल कर सकता हूँ और भी कई टुकड़े हिला सकता हूँ। लौटने के बाद से वे पहले जैसे नहीं रहे हैं। अपने परिवार के बारे में बात करते हुए उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी दिखाई दी। मेरे पवित्र ब्लाइट से शक्तिशाली उपचार के बावजूद जिस राजा को मैंने 2 ब्लू मैंटिकोर और एक दानव राजा के चंगुल से बचाया था, वह अभी भी बुरी तरह घायल था। इसका कारण निश्चित रूप से वह बेटा था जो दानव की गिरफ्त में आ गया था। मुझे ग्रिमोरी की बहुत कम यादें थीं, इसलिए मैं इस सब के पीछे की कहानी के बारे में थोड़ा और जानता था। एक विश्वासघाती पिता और एक मूर्ख बेटा, ये कैसे होगा? अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 124 एडिलेड की महत्वाकांक्षाएं। मुझे उस बड़े भाई पर कोई दया नहीं आई जिसने दानव राजा के साथ सांठगांठ की, क्योंकि वह दानव के मायावी जादू के प्रभाव में आने से बहुत पहले ही सड़ा हुआ था। अब वह जेल में था, उसके नाम पर कुछ भी नहीं था और उसका भाग्य हवा में लटका हुआ था। एडिलेड के चेहरे पर उसके बारे में बात करते समय एक ठंडा भाव था। ऐसा लग रहा था कि उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि वह जीवित रहेगा या मर जाएगा। सत्ता के पदों पर बहुत से अयोग्य लोग थे। आपके द्वारा किए जा रहे चमत्कारों के कारण आगे बढ़ने की अनगिनत संभावनाएं हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, एडिलेड अधिकाधिक स्पष्ट होती गई और वो उस विशाल परियोजना के बारे में बात करती रही जिसे वह शुरू करना चाहती थी। कृषि दुनिया को आगे बढ़ाती है, चाहे वह शक्तिशाली साहसी हो या आम लोग। भोजन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वे अपना पूरा दिन अपनी जान जोखिम में डालकर या अजीबोगरीब काम करके बिताते हैं ताकि उन्हें अगला भोजन मिल सके। अब अगर हम आदरणीय महोदय को मुख्य भूमिका में रखकर सही तरीके से काम करें तो मैं वो अगले शब्दों को लेकर सावधान लग रही थी, जैसे कि वह एक बार बोल देने के बाद उन्हें वापस नहीं खींच सकती थी। मैंने पाया कि एडिलेड ने फिर से कुछ आश्चर्यजनक किया। उसने अपनी पोशाक उठाई, उसके घुटने जमीन को छू रहे थे, जबकि फ्रोजन किंगडम की भावी रानी ने एक बार फिर अपना सिर झुकाया। मैं आपको न केवल एक राज्य देने का वादा कर सकता हूँ, बल्कि आपके लिए एक साम्राज्य बनाने का भी वादा कर सकता हूँ। राजकुमारी के लाल होठों से निकलते समय शब्द शांत और स्पष्ट थे। मैंने उस लड़की की ओर देखा और उसके कार्यों और योजनाओं से आश्चर्यचकित होता रहा। मेरे लिए यह बुरा नहीं था कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरी मदद कर रहा था। मैंने जल्दी से उसके शरीर को ऊपर खींच लिया, क्योंकि मुझे इस तरह के भव्य दिखने वाले व्यक्ति को घुटनों के बल बैठकर कुछ करते हुए देखने की आदत नहीं थी। सब कुछ समय पर होगा, मेरी राजकुमारी। इससे पहले कि हम आपके द्वारा तैयार किए गए खेतों की ओर चलें, मैं आपको कुछ दिखा दूं। इस बर्फीली राजकुमारी की आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक देखने के बाद मैंने जो अगला काम किया वह था उसे ये दिखाना कि संभावनाएं कितनी बड़ी हैं। हमारे दोनों आकृतियां बर्फीली धरती पर जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि पर प्रकट होते ही दूर चली गईं। एडिलेड ने जब चारों ओर देखा तो वह चौंक गई। उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया जब उसने उन व्हाइटफॉल वृक्षों को पहचान लिया जो स्काईपीक नेस्ट के लिए अद्वितीय थे, जिसके बारे में फ्रोजन किंगडम को पता चल गया था। ये है। वह कुछ मिनटों तक बर्फीले मैदानों में घूमती रही और उन एकड़ों के पास पहुंची जहां मैंने स्नो वाइन और सेक्रेड राय के पौधे लगाए थे। स्काईपैक घोंसला जो राज्य से काफी दूर तक तैरता था। मैंने उनके विचारों की पुष्टि करते हुए आध्यात्मिक भूमि के बारे में कुछ जानकारी दी, जिसे वे घोंसले कहते हैं। इस बारे में कि कैसे महाद्वीप के अन्य भागों में स्थित पौराणिक साम्राज्यों ने आध्यात्मिक भूमि के आशीर्वाद का पूरा उपयोग किया और आज वे जिस स्थिति में हैं वहां तक पहुंचे और राक्षसों के सामने मजबूत बने रहे। एडिलेड के मुंह से खतरनाक शब्द निकले, जिन्हें सुनना मुझे अच्छा लगा जब वह अचंभित होकर चारों ओर देखने लगी। आपकी योग्यता और इस तरह के खजाने के साथ, हाँ, दुनिया वास्तव में आपकी मुट्ठी में होने से बहुत दूर नहीं है। इस बर्फीली राजकुमारी के चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी गई अधिक से अधिक भावनाएं सामने आ रही थीं, क्योंकि वह आध्यात्मिक भूमि, पौधों और जानवरों के बारे में जानकारी से आश्चर्यचकित हो रही थी जो अब मेरी आज्ञाओं का पालन कर रहे थे। बाहर की चीजें अभी भी योजना के अनुसार की जा सकती हैं, लेकिन मेरा आपके लिए उपहार ये पवित्र राई है जिसे आप इन खेतों में प्रचुर मात्रा में उगते हुए देख सकते हैं। यह आपके द्वारा ज्ञात किसी भी सामान्य पौधे से कहीं बेहतर है, जिसमें मन संवेदनशीलता को बढ़ाने, शरीर को मजबूत करने और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने की क्षमता है। मेरे शब्द जितने ज्यादा निकलते गए, उसका प्यारा मुंह उतना ही चौंककर फैलता गया, क्योंकि उसके हाथ चारों ओर उगी सफेद सुनहरी राई से गुजर रहे थे। अगले कुछ मिनट उसने खेतों में सनकी नजरों से देखे, जब तक कि वह स्नो वाइन्स के पास नहीं पहुंच गई।
आसपास की बेलों के चारों ओर एपिक जानवर इकट्ठे हो रहे थे और वे स्नो वाइन से चमकते सफेद नीले फलों की ओर लालसा से देख रहे थे। एडिलेड बिना किसी डर के शक्तिशाली जानवरों के करीब चली गई। वह मेरी बातों पर इतना भरोसा करती थी कि वो केवल उन्हीं जानवरों को दिलचस्प तरीके से देखती थी जिनके बारे में मैंने उससे कहा था कि वे मेरे आदेशों का पालन करेंगे। वह अभी भी रैंकेस थी, इसलिए उसे महाकाव्य जानवरों के संग्रह को इतनी उत्सुकता से देखना आश्चर्यजनक था क्योंकि वह स्नो वाइन की भव्य वृद्धि की भी जांच करती थी। मैंने पहले ही जमे हुए पठार के सभी जानवरों को यह आदेश भेज दिया था कि मैं जिस किसी को भी लेकर आऊं, उसके एक बाल को भी नुकसान न पहुंचाएं। चिकना सम्राट पेंगुइन, जिसकी हड्डियों में अभी भी अहंकार का एक अंश बचा था, एडिलेड के घुसपैठ को दिलचस्पी भरी आंखों से देख रहा था। उसके पास समझने के लिए बहुत सारी जानकारी थी क्योंकि उसके दिमाग में और भी बढ़िया विचार बन रहे थे कि पवित्र राय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए, जिसके बारे में उसने अभी अभी सीखा था। वह बड़बड़ाते हुए आगे पीछे चल रही थी। व्यापारी और कुलीन लोग इस तरह की चीज के लिए पागल हो जाएंगे। अगर इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाए तो पौराणिक राज्यों के साथ व्यापार मार्ग भी स्थापित किए जा सकते हैं। करने के लिए बहुत कुछ है। आध्यात्मिक भूमि की खोज करते समय वह लड़की पूरी तरह से अपने ही विचारों में खोई हुई थी। मुझे खुशी थी कि उसके जैसा कोई व्यक्ति पृष्ठभूमि में कई चीजों का ख्याल रख रहा था, क्योंकि अब तक मेरा ज्ञान अभी भी एक ड्रॉप आउट कॉलेज छात्र के समान था। ग्रीमोरी से मुझे जो कई यादें मिली, उनसे मैं और भी ज्यादा जानकार हो गया, जिससे मुझे भविष्य में कई रास्ते दिख गए जिन्हें मैं समय बीतने के साथ अपना सकता था। अगर मैं कहूं कि मुझे देश चलाने के बारे में कुछ भी पता है, तो मैं झूठा दावा करूंगा। किसी राज्य या साम्राज्य के बारे में तो बात ही छोड़िए। इसलिए जब मैंने कई चीजों का अनुभव किया और अपने चारों ओर की शक्तियों और दुनियाओं की पेचीदगियों के बारे में अधिक सीखा, तो मैंने इस राजकुमारी पर कुछ भरोसा किया जिसे मैंने जानवरों की दुनिया की उत्तरी भूमि में पाया था। मेरी ताकतें उस शानदार धोखे में निहित थीं जो मेरा लगभग अंतहीन मान था, साथ ही साथ वे सभी शक्तिशाली चीजें जो मैंने इसके कारण प्राप्त करना और उच्च स्तरों तक उपयोग करना जारी रखा। आध्यात्मिक भूमि केवल उन खजानों में से एक थी जो बीस्ट वर्ल्ड के लिए अद्वितीय थी, और मेरे पास अभी भी केवल टियर 2 पर ही मेरा था। समय बीतने के साथ मेरे लिए खोज करने के लिए कई और स्तर और रहस्य थे। वहाँ कई दुनियाओं में कई अन्य अनोखे खजाने भी थे, और मुझे ये सोचकर उत्साह महसूस हुआ कि उनमें किस तरह की रहस्यमयी चीजें हैं। हालांकि मैं बहुत आगे की सोच रहा था, क्योंकि मैं अभी भी जानवरों की दुनिया के एक छोटे से कोने में एक महान रैंक वाला व्यक्ति था। मैं तेजी से लेकिन निश्चित रूप से प्रगति करूंगा और अपने आसपास की काल्पनिक चीजों के और भी रहस्यों के बारे में जानना सुनिश्चित करूंगा। ग्रीमोरी की यादों की वजह से मैं पहले से ही आगे का रास्ता देख सकता था। जब मैं जमे हुए राज्य में खाद्य संकट को हल करने की तैयारी कर रहा था, तो मैं कुछ दिनों या हफ्तों के भविष्य की ओर भी देख रहा था, जहां मैंने एक बहुत बड़ी घटना घटित होते देखी। यादों से अब मैं दानव राजाओं और दानव प्रभुओं की मानसिकता से कुछ हद तक परिचित हो चुका था। एक सच्ची मौत के बाद दानव शांत नहीं बैठते थे, लेकिन वे ये समझने की कोशिश करने के लिए सावधानी से आगे बढ़ते थे कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए मुझे अभी तक दानव राजाओं की भीड़ से घिरने की उम्मीद नहीं थी। मेरे पास जो जानकारी थी, उससे मुझे पता चला कि अब से कुछ दिनों या हफ्तों बाद मुझे शायद किसी और दानव राजा का सामना करना पड़ेगा, और मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वह कौन हो सकता है। जब मैं राजकुमारी के साथ आध्यात्मिक भूमि से गुजर रही थी, तो मेरे चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई, साथ ही दानव दुनिया के शासकों की पहचान और उनके अद्वितीय और अंतिम कौशल की यादों को भी खंगाल रही थी। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 125 धोखाधड़ी खेती। आध्यात्मिक भूमि का दौरा जल्द ही समाप्त हो गया क्योंकि राजकुमारी का उत्साह स्पष्ट था, जो उसके सामान्य स्वभाव से बिल्कुल अलग था। जब मैंने आध्यात्मिक भूमि को एक बार फिर अपने शरीर पर रखने के लिए एंकर का उपयोग किया, तो हमारी आकृतियां मनो के बड़े हॉल में वापस आ गईं। राजकुमारी ने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया था, जिससे मेरा चेहरा छिप गया। कमरे के चारों ओर की बाधा कुछ सेकंड बाद गायब हो गई। जब बड़े दरवाजे खुले, बाहर इंतजार कर रहे कई रईसों ने तंग चेहरों के साथ अंदर देखा। आखिरकार उन्हें इंतजार करते हुए काफी समय बीत चुका था। एडिलेड ने ये सब अनदेखा कर दिया क्योंकि उसके मुंह से आदेश निकला था, गाड़ियां तैयार करो, बहुत से काम करने हैं। लोग इधर उधर घूमते रहे क्योंकि विभिन्न कार्य सौंपे गए थे। नए आदेश दिए जाने के साथ ही कार्यकर्ता और गार्ड जल्दी से चारों ओर इकट्ठे हो गए। मेरा अपना कार्य था क्योंकि मैं मैनर से बाहर निकलकर एडिलेड द्वारा पहले से बताए गए कृषि भूमि के स्थानों की ओर जा रहा था। मैनर से ज्यादा दूर नहीं, बड़े खाली खेत थे जहां बहुत सारे बीज बोए गए थे। मैं खेत की परिधि के चारों ओर कई रक्षकों को महसूस कर सकता था। यहाँ वहाँ कुछ छाया रक्षक भी थे। पहला खेत जिस पर मैं उड़कर गया, वह एक ऐसा खेत था जिसमें सफेद मूली थी,
क्योंकि मैंने बडिंग फार्मर डालने के बाद पौधे की तेजी से वृद्धि देखी थी। एक चकाचौंध कर देने वाली सत्ता का विस्तार ही वह सब था जो घटित हुआ, इससे पहले कि आसपास के पहरेदारों ने बीजों की तात्कालिक और भरपूर वृद्धि का एक अद्भुत दृश्य देखा, जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे ठंडी बंजर भूमि में अंकुरित हो सकते हैं। मैं पहले खेत से तेज गति से आगे बढ़ा और इसके बाद स्ट्रोई पीक के चारों ओर उड़ता हुआ आगे बढ़ा तथा कई एकड़ खेतों की पंक्तियों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि मैं बडिंग फार्मर का उपयोग बार बार विभिन्न फलों और सब्जियों की वृद्धि और पकने के लिए कर रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्ट्रोई पीक पर एक व्यस्त दृश्य घटित हो रहा था, जहां राजकुमारी ने बहुत से श्रमिकों और किसानों को एकत्रित होने का आदेश दिया था, साथ ही विभिन्न प्रकार के भंडारण और परिवहन उपकरणों को उन भूमियों की ओर ले जाने का आदेश दिया था जहां उन्होंने बीज बोए थे। लोगों को अपनी राजकुमारी पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे इस बात पर आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक पाए कि ऐसी फसल की कटाई की तैयारी क्यों की जा रही है, जिसके बंजर भूमि में उगने की भी कोई संभावना नहीं है। स्ट्रोई पीक पर एक विशेष स्थान पर आगे बढ़ने पर श्रमिकों की कतारें बहुत बड़ी हो गईं। उन्हें गार्ड और अन्य लोग मिले जो कुछ समय पहले प्रकाश की चमक देखने के लिए वहां आए थे, जहां उन्हें तुरंत पौधे उगाने का शानदार शो देखने का मौका मिला। हरियाली और चमकते फलों और सब्जियों से भरे जीवंत मैदान को देखते हुए कई लोगों को अपनी आंखें मलनी पड़ीं। यह ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हमें त्यागा नहीं गया है। बहुत से लोग तब चौंक गए जब उन्होंने देखा कि पहले बंजर खेत अब जीवंत विकास से चमक रहे थे। असली किसान हैरान होकर खेतों की ओर दौड़े और फसल की जांच की। उनके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वे धीरे धीरे पौधों की पत्तियों और फलों को छू रहे थे। ऐसी बात असंभव है। हाँ, यह असंभवता का क्षेत्र था। जानकार लोग समझ गए कि ऐसा कुछ यूं ही नहीं हो सकता, और शुरुआती झटके के बाद उन्होंने जल्दी ही खुद को उस व्यक्ति की ओर मुड़ते हुए पाया जिसने उन्हें बाहर निकलने का आदेश भेजा था। वह जानती थी कि ऐसा होने वाला है। आगे खड़े कर्मचारी और पीछे खड़े कुलीन लोग एडिलेड के ठंडे शरीर को भयभीत दृष्टि से देख रहे थे, जबकि वह बेपरवाही से आदेश देने लगी थी। आध्यात्मिक भूमि में उपज के विपरीत बाहरी दुनिया में सामान्य पौधे नवोदित किसान की एक ही डाली से इष्टतम विकास तक पहुंच सकते हैं। उनके सामने के खेत पूरी तरह से विकसित पेड़ों से लदे हुए थे, जिनमें फल और जीवंत उपज थी, जिसने उत्तर के निवासियों को अपनी आंखें मलने पर मजबूर कर दिया क्योंकि वे सब कुछ इकट्ठा करने लगे। एडिलेड अग्रिम पंक्ति में खड़ी थी और उसने कई लोगों की गतिविधियों का संचालन किया, उन्हें इस क्षेत्र में फैलाया, और जब चीजें आगे बढ़ती हुई प्रतीत हुई तो उसने लोगों के समूहों को अन्य क्षेत्रों में ले जाया जहां एक समान चमत्कारिक वृद्धि हुई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिन के अगले कुछ घंटे स्ट्रोई पीक के कई खेतों में घूमते हुए बडिंग फार्मर स्पैमिंग में बिताए गए। छोटी एक शहर जितनी बड़ी थी, और यह मेरी आंखों में छोटी लग रही थी क्योंकि मैं अपनी गति और टेलीपोर्ट के साथ इतनी तेजी से घूम सकता था। जब मैं आज एक किसान के रूप में ये भूमिका निभा रहा था तो मेरे दिमाग में कई विचार आ रहे थे, क्योंकि अधिकतम विचार त्वरण उच्च गति से काम कर रहा था, जिससे आने वाले दिनों में होने वाली सभी विभिन्न संभावनाओं के बारे में सोचा जा सके। काफी समय तक सोचने और अपने पास उपलब्ध सभी कौशलों और उपकरणों का उपयोग करने के बाद मैंने पाया कि मेरे सामने मौजूद भयानक शत्रुओं को जानने के बाद भी मैं अधिक शांत हो रहा हूँ। स्ट्रोई पीक में कई एकड़ खेतों को खत्म करने के बाद मैंने खुद को शांत किया और रात को सोने का फैसला किया, क्योंकि मैं आखिरकार बैठना चाहता था और अपने कौशल को जोड़ना चाहता था। मैंने एडिलेड से जांच करने के लिए संचार पदक का इस्तेमाल किया, और ऐसा लगा कि वह देर रात तक व्यस्त रहेगी और सभी उपज के उचित भंडारण और आवाजाही की देखरेख करेगी जो जादुई रूप से पूरी तरह से विकसित हो गई थी। मैंने अपने लिए कुछ सफेद मूली और जमे हुए सेब उठाए और लघु आध्यात्मिक भूमि में स्थानांतरित हो गया और गहरे भूमिगत दिखाई दिया। सुंदर छोटी और बर्फीली घास मेरे चारों ओर राजसी ढंग से लहरा रही थी जब मैंने अंतरिक्ष के विशाल विस्तार को देखा, जिसमें मुझे कुछ समय पहले एक परीक्षण से गुजरने के लिए स्थानांतरित किया गया था। मैंने अपना पैनल खोला क्योंकि मुझे सुरक्षा की ये भावनाएं पसंद थीं। मैंने कई ऐसे कौशल सक्रिय किए जिन्हें मैं अपने परिवेश के कारण पहले सक्रिय नहीं रख पाया था। मैंने भ्रष्ट तलवार संत का अवतार पूर्ण शून्य और कई अन्य कौशल सक्रिय किए जो सिर्फ इस्तेमाल किए जाने से ही आसपास के वातावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। यह एक और तरीका था जिससे फ्रोजन पठार आध्यात्मिक भूमि मेरे लिए लाभकारी हो सकती थी। मैं बिना किसी चिंता के अपने कौशल का उपयोग कर सकता था और अपनी दक्षता में तेजी से वृद्धि जारी रख सकता था, और संभवतः पहले की तुलना में और भी तेजी से। मैंने देखा कि अवतार के पूर्ण रूप से आकार लेने के साथ ही मेरा शरीर ऊपर उठ गया। भालू सम्राट का फर भी सक्रिय हो गया क्योंकि अवतार जानवर बन गया। उसके हाथों में लंबी तलवार एक घातक प्रहार कर रही थी क्योंकि सभी कौशलों से बढ़ावा पूरी तरह से लागू हो गया था। यह आने वाले समय के लिए कौशल प्रशिक्षण की एक कठोर अवधि होगी क्योंकि मैं आने वाले शक्तिशाली दुश्मनों के लिए तैयार था।
लीजेंडरी स्किल्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें डेमन किंग की हकी को हर समय सक्रिय रखा जा सकता था। सक्रिय होने पर मैं अपने आसपास की घास को कांपते हुए देख सकता था, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं ही इसे डाल रहा था। मुझे इंतजार करना होगा और नए दुश्मनों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना होगा ताकि यह पता चल सके कि यह कितना शक्तिशाली था। हीगेमनी का भ्रष्ट सिगिल भी हर बार डाला जाता था, क्योंकि पावर ज्वेल के इस्तेमाल के बाद जो नीला रनिक सकल फूटता था, उसमें लाल रंग की परतें होती थीं। प्राइमल कॉन्रा मेरे कौशल में एक और उत्साहपूर्ण वृद्धि थी क्योंकि मैंने इसे पहली बार आजमाया था, भले ही मुझे इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अद्वितीय कौशल के सामने कोई दक्षता नहीं थी। मैंने ब्लू मेंटिकोर को बुलाया जिसे मैंने दानव राजा को इस्तेमाल करते देखा था और उन्हें कुछ सरल आदेश दिए। वे अपने चौड़े पंखों और पूंछ के लिए तीखे डिंकों के साथ अत्यधिक गति से चमकते हुए आसपास के वातावरण में क्रूरता से देखते रहे। मैंने ट्रोल को बुलाया और देखा कि पिछली आत्माएं गायब हो गईं और एक भूरे रंग की राक्षसी आकृति जीवित हो गई। ट्रोल 8 मीटर के करीब पहुंच गए। उन्हें शक्तिशाली क्लबों के साथ बुलाया गया क्योंकि वे खतरनाक तरीके से आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंत में दुल्हन था, जहां 2 बुलाए गए जीव डरावने कंकाल घोड़े थे, जिनके ऊपर एक ऑब्सिडियन हेडलेस मेटल कवच था जो हरा धुआं छोड़ रहा था। धुआं दुल्हन के पूरे शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था, जैसे कि यह एकमात्र चीज थी जो कवच वाले हेडलेस नाइट को कंकाल घोड़े से कसकर पकड़े हुए थी। मैं इन शानदार कौशलों को देखकर आश्चर्यचकित था, जिनका मैं अब उपयोग कर सकता था। मैं वास्तव में एक अद्भुत एहसास का अनुभव कर रहा था, जहां मैं जितना मजबूत होता गया, मेरी ऊपर उठने की गति धीमी नहीं हुई, बल्कि वास्तव में तेज हो गई। ये सोचना एक पागलपन भरी बात थी। इस सब में से एकमात्र नकारात्मक पहलू ये था कि अब से मुझे बहुत कम नींद आएगी। यह मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन एक अच्छी रात की नींद की ताजगी भरी भावना को मात नहीं दी जा सकती थी। मैंने अपनी बड़बड़ाहट बंद कर दी और उन कौशलों को संयोजित करना शुरू कर दिया जो लंबे समय से 100 दक्षता तक पहुंच चुके थे, जबकि आक्रामक कौशल को सक्रिय करते हुए मुझे आमतौर पर लड़ाई के बाहर स्पैम करने का मौका नहीं मिलता। आज के संयुक्त कौशल इस प्रकार थे: जल अवरोध जोर दर्द प्रतिरोध A+ वाटर किंग स्किन, रक्षा का रून जोर ड्रैगन स्केल्स S जोर ड्रैकोनिक कवच, लायन हॉर्ड जोर स्पीडस्टर S जोर विंडबोन, युद्ध की आभा जोर घायलों की सुरक्षा S जोर विक्षिप्तों की आभा, अस्पष्टीकरण जोड़ फ्लैश S जोड़ छिपा हुआ प्रयास, नोहा ओसमोंट व्यवसाय शिकारी, जीवन शक्ति 425, केंद्र संख्या 429, कौशल SFEDCBA उड़ान 100, तत्काल स्थानांतरण 100, रिकॉर्डा 100, भाषा समझ 100, शेर की दहाड़ 23, PS 100, निष्पादक की गति 100, ऊष्मा स्रोत का बोध 100, मौन संचार -75, राजसी तीरंदाज की आंखें 100, रसोया 38, A+ आर्कटिक जोन 100, रिलीगेटर स्पीयर 23, अपरिवर्तनीय पुनर्जनन 100, पेलाडिन का आशीर्वाद -11, इन्फर्नल लाइटनिंग का पीछा करना 1, वाटर किंग की त्वचा 1, S एनफीबल -100, फीनिक्स एरो 1, शील्ड स्लाम 8, बडिंग फॉर्मर 38, रिकोशेटिंग शील्ड 1, भालू की लड़ाई शैली 1, आर्च का जुआ 1, सुलगती तलवार का प्रहार 56, मिट्टी के भाले 1, विचार त्वरण 100, संकट निवारण 100, भ्रामक आवरण 33, S जोड़ डिवास्टेशन -100, ड्रैकोनिक आर्मर -1, विंडबोर्न -1, और ऑफ द डिमेंटेड -1, हिडन इंडेवा 1, महाकाव्य भ्रष्ट तलवार संत का अवतार -54, हिमशल 41, पूर्ण शून्य 39, अस्थि भाले 29, भालू सम्राट का फर 31, जीवन चोरी 19, टेलीपोर्ट 28, आर्कटिक सांस 16, पवित्र ब्लाइट को बुलाना 23, पौराण 1, सिगिल ऑफ हेजेमनी -14, डेमन किंग्स हकी -1, मेमोरी प्लंडर 3, अद्वितीय आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन आदिम जादूगर उपकरण 3XB स्टोरेज रिंग A स्टोरेज रिंग S स्टोरेज पाउच S वेव सूट EPIC किंग्सलेयर EPIC रट किंग्स मास्क EPIC प्रिज्मेटिक गार्जियन EPIC एनशेटेड चैरिटी EPIC टाइग्राई रूट्स। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 126 छद्मवेश में एक दानव। उत्तर की भूमि से धीरे धीरे विजयी युद्ध की खबर फैल रही थी। पौराणिक राज्यों के शीर्ष रैंकों पर खड़े जानकार लोगों से आश्चर्यचकित आवाजें आ रही थीं क्योंकि वे युद्ध और राक्षसों की हाल की गतिविधियों के बीच संबंध की तलाश कर रहे थे। उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहे दानव राजा की हार से उन्हें भारी नुकसान हुआ था और यह इतना बुरा लग रहा था कि वह जीवित भी नहीं बचा। इस परिवर्तन का कारण बनने वाली लड़ाई के आश्चर्यजनक दावेदारों को सुर्खियों में रखा गया क्योंकि कई लोगों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि वे कौन थे। एक इंपीरियल फीनिक्स एक ऊंचे स्तर की आध्यात्मिक भूमि पर चमकदार लाल बादलों से घिरा हुआ था जो आसमान में दूर तक तैर रहा था और उनकी नाक से आग की लपटें निकल रही थीं।
उसने इस खबर को दिलचस्प तरीके से सुना क्योंकि वह राक्षसों की हरकतों को देखती रही जो पिछले दिनों बहुत अधिक विवेकपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे। आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि वे इतने नाराज हो गए, मानव? ये इंपीरियल फीनिक्स तीनों राज्यों में एकमात्र पौराणिक जानवर था जो उत्तर में घटित घटनाओं की पहचान और अनुक्रम के बारे में कुछ हद तक जानता था, और वह उस मानव के बारे में और भी अधिक जिज्ञासु हो गया जो अपनी प्रजाति का पहला आध्यात्मिक भूमि का मालिक बन गया था। तथ्य यह है कि वह एक राक्षस राजा को हराने में सक्षम था और उन्हें भागने की अनुमति भी नहीं दी थी, जिससे उन्हें एक बड़े पद पर रखा गया था जिसका सम्मान पौराणिक साम्राज्यों को भी करना था। उसने खुद को एक बार फिर उत्तर की ओर चेतना का एक टुकड़ा भेजने से रोक लिया और उत्तर में अकेले राज्य के साथ संचार स्थापित करने के लिए संदेश भेजे। इंपीरियल फीनिक्स ऐसा करने वाला अकेला नहीं था, क्योंकि अन्य शक्तिशाली पौराणिक जानवरों ने भी संतुलन में व्यवधान देखा क्योंकि एक और शक्तिशाली जानवर मंच पर दिखाई दिया। उन्होंने स्थिति की स्पष्टता और संचार स्थापित करने के लिए अपने लोगों को उत्तर की ओर भी भेजा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक छोटी लड़की व्यापारियों की गाड़ियों के जुलूस के पीछे चल रही थी जो काफी समय बाद पहली बार उत्तर की ओर यात्रा कर रहे थे। संदेशवाहक महाद्वीप के सभी भागों में एक ही संदेश लेकर पहुंचे थे कि उत्तर में लाभ के लिए जबरदस्त अवसर हैं। राक्षसों के खिलाफ जीत के बाद सकारात्मक घटनाओं का सिलसिला जारी रहा, जहां फ्रोजन किंगडम के कृषि उद्योग में विस्फोट हुआ। जब इसके नागरिक अकाल की आशंकाओं का सामना कर रहे थे और शरणार्थी सड़कों पर उमड़ रहे थे, तो जमे हुए राज्य की रानी ने कम से कम एक चमत्कार किया। निराशा और शोक की हवा जो उत्तर में व्याप्त थी, जल्दी ही आशा में बदल गई क्योंकि लोगों को हरे भरे खेत मिले जो रातों रात उगाए थे। ये व्यापारी इस राज्य में इस पाई का एक टुकड़ा पाने के लिए भाग रहे थे, क्योंकि कृषि से जुड़ी कोई भी चीज इतनी बड़ी थी कि इसका मतलब था कि उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। वे उत्तर की ओर इस खतरनाक यात्रा पर जाते समय अपने साथ आसपास के पौराणिक राज्यों से कई उत्पाद विनिमय के लिए ले जा रहे थे। वहां अभी भी राक्षस घूम रहे थे, फिर भी व्यापारियों के कई जुलूस चलते देखे जा सकते थे। भाड़े के सैनिक और साहसी लोग बहुतायत में थे क्योंकि वे अपने मालिकों को किसी भी दुश्मन से बचाने के लिए काम करते थे। इनमें से एक व्यापारी जुलूस में एक छोटी लड़की एक गाड़ी के ऊपर बैठी थी और उसके पैर आगे पीछे झूल रहे थे। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जब वह अपने सिर को इधर उधर हिलाते हुए गुनगुना रही थी और अपने आसपास के परिदृश्य को उत्सुकता से देख रही थी। उसने एक गहरे रंग की पोनीटेल और एक फ्रिल वाली ड्रेस पहनी हुई थी और एक लंबा दिल के आकार का डंडा था जिसे वह हवा में लहरा रही थी। वे धीरे धीरे पौराणिक फीनिक्स साम्राज्य की सीमाओं से हरियाली से भरी भूमि को पार कर रहे थे और बर्फ से भरी भूमि में कदम रख रहे थे। जब जीत और अचानक कृषि में उछाल की खबर फैली तो फीनिक्स साम्राज्य सबसे पहले अपने लोगों और व्यापारियों को उत्तर की ओर भेजने वाला था। यह आदेश स्पष्ट रूप से ऊपर से आ रहा था। इस विशेष जुलूस का अनुसरण करने वाले सभी जानवर व्यापारी सोचते थे कि यह लड़की उनमें से किसी की बेटी है। उसके पीछे से एक छोटी सी रोएदार पूंछ निकली हुई थी जो अपने आसपास की हर चीज को बड़े ही प्यार से देख रही थी। दिल के आकार के डंडे को चंचल ढंग से हिलाने और गुनगुनाने के बीच उसकी आंखों से एक खतरनाक रोशनी गुजरती हुई देखी जा सकती थी। इन व्यापारियों को लगा कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की बेटी है जो बस खेल रहा है, लेकिन असल में यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। फ्रोजन किंगडम की ओर जा रहे व्यापारियों के साथ खुशी खुशी सवारी कर रही लड़की एक भयानक व्यक्ति थी जो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आसपास के सभी लोगों का कत्लेआम कर सकती थी। सावधानी की अवधारणा पर राक्षस उत्तर में वास्तव में क्या हुआ था, ये पता लगाने के लिए सावधानी से घूम रहे थे। उनका पहला खेल ये छोटी लड़की थी। वह एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिसके पास टोही और जासूसी के लिए ऐसे उत्तम कौशल थे कि सबसे शक्तिशाली हथियारे भी उसके सामने शर्मिंदा हो जाते। उसकी युद्ध शक्ति सबसे अधिक नहीं थी, लेकिन वह सबसे अधिक परेशानी देने वाली थी और अक्सर राक्षसों द्वारा जीते गए संसारों में कई राज्यों और साम्राज्यों के पतन का कारण बनती थी। उसकी शक्ति उसके पास मौजूद दो अनोखे कौशलों में निहित थी जो उसे इस तरह की चीज रखने वाले सबसे भयानक दानव राजाओं में से एक बनाती थी। लेकिन ब्रह्मांड हमेशा निष्पक्ष था और सब कुछ एक प्राणी को नहीं दिया जाएगा। भले ही उसके पास दो अनोखे कौशल थे, लेकिन उनमें से कोई भी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। यह 59वीं रैंक का दानव राजा ओरियस था जिसके पास स्थानिक यात्रा और आकार बदलने के अद्वितीय कौशल थे। उसके कौशल ने उसे बड़ी दूरी पर तेजी से घूमने में अद्वितीय रूप से सक्षम बनाया, साथ ही वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति बनने में भी सक्षम थी। शैपशिफ्टर के उपयोग के माध्यम से उसकी पूरी आभा और अस्तित्व बिना किसी गलती या हार के उसके मनचाहे रूप में बदल जाएगा। अगर वह छोटी लड़की बनना चाहती तो वह पूरी तरह से छोटी लड़की ही होती। अगर वह चमकते कवच में एक बहादुर योद्धा बनना चाहती तो कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं बता पाता। ये दानव राजा वास्तव में उन प्रत्यक्ष कुंजियों में से एक था
जिसने ड्रैकोनिक साम्राज्य के पतन का कारण बना। उसने स्वयं को एक शक्तिशाली साहसी के रूप में प्रच्छन्न कर लिया था, जिसने राक्षसों के विरुद्ध युद्ध शुरू होने पर अनेक सैन्य उपलब्धियां हासिल की तथा अग्रिम पंक्ति में लड़ रही एक राजकुमारी नाइट का प्यार और समर्थन प्राप्त किया। सैकड़ों वर्षों से जीवित रहे एक दानव राजा के लिए सैकड़ों वर्ष छोटी लड़की के दिल से खेलना कितना आसान था। यह एक बहुत ही गहन प्रक्रिया थी जिसमें कुछ समय लगा, लेकिन वह राजकुमारी नाइट को अपने पक्ष में लाने में सक्षम थी और अंततः भ्रम के स्वामी बेलियल के हाथों से रसातल जादू का उपयोग करके एक साजिश रचने में सक्षम थी, जिसने ड्रैकोनिक साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली पौराणिक जानवर को मार डाला। अब यही लड़की उत्तर की ओर जा रही थी, जिसका लक्ष्य था जमे हुए राज्य। कभी कभी उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान देखी जा सकती थी जब वह गुनगुनाती और अपना सिर इधर उधर हिलाती। वो कृषि में अविश्वसनीय उछाल की खबर जानती थी, जो किसी भी तरह से संभव नहीं होनी चाहिए, और उसके दिमाग में बस यही विचार था कि वह किस किरदार को निभाए ताकि वह सर्वोच्च स्तर के लोगों का विश्वास जीत सके और उनके सभी रहस्यों के बारे में जान सके। वो कौन था जिसने वास्तव में ग्रिमोरी को हराया था, और क्या फ्रोजन किंगडम द्वारा अभी किए जा रहे बड़े बदलावों में उनका कोई हाथ था? उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई जब उसने सोचा कि वह इस राज्य में क्या तबाही मचाएगी। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 127 शांति के दिन। पिछले कुछ दिनों में शांति का ऐसा दौर रहा है जो मुझे उस पल से लेकर अब तक शायद ही कभी देखने को मिला हो जब मैं जागा था। मुझे एक औंस भी नींद नहीं मिली थी क्योंकि मैं अपने कौशल का प्रशिक्षण ले रहा था और बडिंग फॉर्मा का उपयोग करके कृषि क्षेत्र में विस्फोटक वृद्धि करने के लिए इधर उधर घूम रहा था, जो अब फ्रोजन किंगडम के लिए सबसे बड़ी चीज होगी। मैं एक बार फिर इस तथ्य से आश्चर्यचकित था कि एडिलेड ने पहले ही पूरे महाद्वीप में व्यापारिक चैनलों के माध्यम से संदेश भेजना शुरू कर दिया था ताकि उन अनेक उत्पादों की बिक्री और व्यापार शुरू हो सके जो राज्य में प्रचुर मात्रा में आते रहे। इन सभी का अत्यंत सावधानी से ध्यान रखा जाता था क्योंकि हर चीज की गणना करके उसे संग्रहित किया जाता था, या तो राज्य में बेचने के लिए या आने वाले व्यापारियों के कारवां के लिए जो हवा में पैसे की गंध सूंघ सकते थे। नागरिकों ने दुख के बाद खुद को आशा की एक झलक प्राप्त करते हुए पाया क्योंकि फ्रोजन किंगडम की सड़कें एक बार फिर जीवंत हो गईं। मैं ज्यादातर समय आध्यात्मिक भूमि में रहा क्योंकि मैंने अपने कौशल की दक्षता को बढ़ाना जारी रखा, जबकि उसी समय कुछ ऐसा करने के बारे में सोचता रहा जो कुछ हद तक क्रूर होगा। मेरे मन में बस आध्यात्मिक भूमि में कुछ रानके और ऐसे जानवरों को चुनना शुरू करने और जमे हुए पठार के मालिक के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करके एक कालकोठरी बनाने की मानसिकता थी जो मुझे बाद में संयोजनों के लिए कौशल की खेती करने की अनुमति देगा। लेकिन जानवरों द्वारा लंबे समय में लाए जाने वाले सभी लाभों पर विचार करने और देखने के बाद, ये कुछ रानके और ऐसे कौशल एकत्र करने और संयोजन करने के बाद मुझे मिलने वाली शक्ति में थोड़ी वृद्धि से अधिक था। वर्चस्व के परीक्षण के दौरान जब मैंने उनके मूल को अवशोषित कर लिया तो अधिकांश महाकाव्य जानवर कमजोर हो गए थे और उनके स्तर के जानवर कालकोठरी को उन्नत करने की कुंजी थे, इसलिए मैं उनकी उत्पत्ति को चुराकर उन्हें कमजोर करने की योजना नहीं बना रहा था। अगर मैं निचले स्तर के जानवरों की ताकत को भी कमजोर करना शुरू कर देता तो ये कुल मिलाकर एक ही परिणाम देता और मैं खुद को नुकसान पहुंचाता क्योंकि आध्यात्मिक भूमि के स्तर को उन्नत करने के लिए मुझे रैंक के माध्यम से ऊपर उठने के लिए और अधिक जानवरों की आवश्यकता होती। आध्यात्मिक भूमि को उन्नत करने से मिलने वाले लाभ कुछ रैंके या इस कौशल प्राप्त करने से कहीं अधिक हैं, जब मैंने पहले से ही पौराणिक कौशल प्राप्त करना शुरू कर दिया है। इसलिए पिछले कुछ दिन अनिवार्य रूप से एक पीसने वाला सत्र था जो कभी खत्म नहीं हुआ, लगातार अपने कौशल को स्पैम करना और आध्यात्मिक भूमि के बारे में अधिक जानकारी सीखना। मेरे महाकाव्य और पौराणिक कौशल की दक्षता भी लगातार बढ़ती रही। यह इतना थका देने वाला था कि मैं वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प दुश्मन की प्रतीक्षा कर रहा था जो बहुत जल्द राज्य के पास आ रहा है। ग्रिमोरी की यादों से कि दानव दुनिया के शासक कैसे चलते और सोचते थे, ये घटना जहां उनमें से एक की मृत्यु हो गई उसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस पर उन सभी को बहुत भरोसा था उसे सबसे पहले यहां आकर स्थिति के बारे में सब कुछ जानने का महत्वपूर्ण काम सौंपा जाएगा। मुझे थोड़ी सी उत्तेजना महसूस हुई जब मैंने सोचा कि मैं 56वें रैंक वाले दानव राजा की इन महत्वपूर्ण यादों का उपयोग करके कितनी सारी चीजों की योजना बना सकता हूँ। ये सैकड़ों सालों की आदतें, पसंद, नापसंद और उच्च रैंक वाले राक्षसों के बीच साझा किए गए कई रहस्य थे। अगर मैं उनका अच्छी तरह से उपयोग करता हूँ तो राक्षसों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली शक्ति के आतंक के बावजूद मुझे बहुत लाभ मिलने की संभावना है। कौशल के प्रशिक्षण के अलावा मैं आध्यात्मिक भूमि में फसल की पहली कटाई को देखने में सक्षम था क्योंकि पवित्र राई कल पूरी तरह से तैयार थी। बर्फीले खेतों में गर्व से लहराते हुए राई नीले और सुनहरे रंग की और भी चमकदार हो गई। आध्यात्मिक भूमि में एक शानदार स्थानांतरण कार्य था जिसने सभी पके हुए पौधों को काटा और उपज को भूमिगत परत में साफ सुथरी पंक्तियों में रखा जो कि बहुत ठंडी थी।
जैसे ही वे कट गए, मैंने आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन का उपयोग करके सभी खेतों में नए पौधे लगाए, क्योंकि मैंने खुद पवित्र राई की जांच की। मैंने पहले कभी इस तरह के काम पर काम नहीं किया था और मुझे एडिलेड से संपर्क करना पड़ा कि राई को आटे में बदलने के लिए कैसे तैयार किया जाता है या कुछ और बनाने के लिए किण्वित किया जाता है। मैंने राई का आनंद लेने की कोशिश की जैसा कि वह थी, बिना किसी अन्य तैयार स्वाद के, क्योंकि मेरे आसपास की दुनिया थोड़ी उज्जवल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बिना किसी प्रसंस्करण के भी आनंद लिया जा सकता है। प्रक्रिया लंबी थी, इसलिए मैंने ये सब उन लोगों पर छोड़ दिया जिन्हें राजकुमारी ने नियुक्त किया था, क्योंकि मैंने पवित्र राई की एक महत्वपूर्ण मात्रा को उनके द्वारा निर्दिष्ट भारी संरक्षित भंडारण कक्षों में पहुंचाया था। उनकी योजना इस अनाज का उपयोग करने की थी जिसे केवल जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि में ही लगाया जा सकता था, ताकि रोटी और किण्वित पेय के विशेष उत्पाद बनाए जा सके जो एक बड़ी सनसनी होगी और राज्य में महत्वपूर्ण मात्रा में धन और कोर लाएगी। सब कुछ चरम विकास के लिए सही रास्ते पर लग रहा था, लेकिन मुझे अंधेरे में छिपे उन बड़े खतरों के बारे में पता था जो एक पल में सब कुछ खत्म कर सकते थे। मुझे वह जाल याद आया जिसे मैंने एक खास दानव राजा के बारे में ग्रिमोरी से मिली यादों का विश्लेषण करने में काफी समय बिताने के बाद पूरी तरह से तैयार किया था। यह एक विशेष रूप से विलक्षण राक्षस था जिसकी रैंक 59वीं थी, दानव राजा ओरियास। वह एक अनोखी दानव राजा थी जो अपने अद्वितीय कौशल के उपयोग के माध्यम से कई अलग अलग व्यक्तित्वों की पहचान लेने का आनंद लेती थी। उसकी उपयोगिता इतनी अधिक थी कि ड्रैकोनिक साम्राज्य के अप्रस्तुत शक्तिशाली जानवर उसकी मदद से गिर गए। अगर राक्षस कोई कदम उठाते हैं तो वह सबसे पहले हमला करेगी। इस संभावना के बारे में सोचते हुए मैं मुस्कुराया और मुझे इस बात का 90% से ज्यादा यकीन था कि ऐसा ही होगा। मैंने जितनी भी यादें देखीं, उनके आधार पर अगर इसके अलावा कुछ और हुआ तो यह और भी ज्यादा भयावह होगा। मैं वास्तव में कुछ बेहद डरावने और शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ सूचना के युद्ध में था। उनके पास मेरे या मेरी क्षमताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जबकि मेरे पास उनके रैंक में किसी ऐसे व्यक्ति की यादें थीं जो बहुत महत्वपूर्ण थीं। मैं उनके अनोखे कौशल और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से उनके व्यक्तित्व के बारे में जानता था। ओरियास को कई अलग अलग व्यक्तित्वों को निभाने में मजा आता था, लेकिन उसकी एक खासियत थी और वह ये कि वह हमेशा इन व्यक्तित्वों का एक ही रूप धारण करती थी। चाहे वह एक वीर योद्धा हो, एक बीमार बूढ़ी महिला हो या एक मासूम लड़की हो, वो हमेशा एक ही चेहरे में बदल जाती थी। आमतौर पर इसे कमजोरी नहीं माना जाता था, क्योंकि जो भी उसके आसपास होता था वह पहले से ही उसकी हथेली पर नाच रहा होता था और जल्द ही मर जाता था। लेकिन अगर किसी दुश्मन को इसके बारे में पता चल जाता था तो ये कमजोरी बन जाती थी। उसके हुनर के अलावा जो उसे रूप बदलने की अनुमति देता था, एक और विशेष रूप से मजबूत और अजीबोगरीब हुनर था जो उसे बेहद भयभीत करता था। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ ऐसा था जो समय आने पर उसके शक्तिशाली अद्वितीय हुनर का लाभ पूरी तरह से छीन सकता था। मैं अपने कौशल का प्रशिक्षण और तैयारी जारी रखते हुए एक साहसी मुस्कान के साथ आया। अगर तुम आओगे तो तुम कौन सा रूप धारण करोगे, हे दानव राजा ओरियास? अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 128। पिता और पुत्री। जमे हुए राज्य का दुष्ट राजा अपने सामने फैले हरे भरे मैदान को देख रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसे कई ऐसी चीजें होती दिख रही थीं जो उसे समझ में नहीं आ रही थीं और वे चमत्कारों के कोने की सीमा पर थीं। युद्ध समाप्त होने के बाद अपने लोगों के डर को दूर करने के लिए पर्याप्त तेजी से आगे न बढ़ पाने के कारण वह पश्चाताप से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने बेटे के साथ बिताया और उसके साथ क्या किया जाए, इस निर्णय पर विचार किया। इन दिनों वो खुद को यह सवाल करते हुए पाता है कि क्या उसके पास अभी भी शासन करने की योग्यता है। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आए, उसके चारों ओर मौजूद पहरेदारों ने हलचल महसूस की और वे हिल गए और उन्होंने कहा कि बर्फ की राजकुमारी की आकृति उसके ऊपर आ रही है। वे जल्दी से एक तरफ हट गए और अपने और दोनों राजघरानों के बीच दूरी बना ली और सभी सुविधाजनक बिंदुओं से देखने के लिए मैदान में फैल गए। वे वर्तमान में किंग्स क्राउन के पास थे, जिसके पास कुछ एकड़ खेत भी अलग रखे गए थे जो अब जीवंत हरे रंग में चमक रहे थे। एक पिता और बेटी अपने सामने शांतिपूर्वक लहराती फसलों के बीच खड़े थे, जबकि बेटी ने सबसे पहले बात की। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? यह एक बहुत ही सरल प्रश्न था जिसे बहुत से लोग हर दिन सुनते हैं, लेकिन हमेशा एक अलग अर्थ रखता था जो इस बात पर निर्भर करता था कि इसे कौन पूछ रहा था। एडिलेड से पूछा गया प्रश्न बहुत ही सरल लग रहा था, जहां यह वृद्ध राजा के स्वास्थ्य या भावनाओं का उल्लेख कर सकता था, लेकिन साथ ही यह और भी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में पूछ रहा था। मुझे लगता है मेरी बेटी थक गई है, राजा ने यह बात आह भरते हुए कही जब उसने पिछले कुछ दिनों में रातों रात उगने वाली फसल के चमत्कारी दृश्य को देखा और अपनी बेटी की ओर देखा। वह थका हुआ महसूस कर रहा था, एक ऐसी दुनिया में असाधारण रूप से खड़े होने की निरंतर कोशिश से थका हुआ,
जहाँ वे एक छोटी प्रजाति थे जिनके पास कम शक्ति थी। थके हुए थे क्योंकि वे युद्ध के समय में थे और वह हमेशा शांति की वकालत करते थे। हर बार जब कोई सैनिक मरता था तो उसे खुद का एक टुकड़ा टूटता हुआ महसूस होता था। जब वह घर वापस आया और उसने शोक और नुकसान का परिणाम देखा जिसकी उसे उम्मीद थी, तो वह थका हुआ महसूस करता था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी उसे अभी भी मजबूत बने रहना था, क्योंकि अगर वह नहीं होता तो जब ताकतवर दुश्मन फिर से आते तो नेतृत्व करने की ताकत किसके पास होती। जब वह इस स्थिति में पहुंचा तो उसने अपनी छोटी बच्ची को देखा जो बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसकी हरकतों ने न केवल रईसों और आम लोगों को हैरान कर दिया था, बल्कि उसे और भी ज्यादा झटका दिया था। उसकी बेटी ऐसा कैसे कर पाई? मैं जानता हूं कि आप थक गए हैं पिताजी। आप हम सभी को यहाँ तक लाने के लिए दसियों वर्षों से अथक परिश्रम कर रहे हैं और यह सब कुछ ही दिनों में लगभग समाप्त हो गया। एडिलेड खेत में चली गई और उन सफ़ेद मूली को सहलाया जो तेजी से बढ़ रही थी और अभी तक काटी नहीं गई थी। मुझे पता है कि आप थके हुए हैं पिताजी, इसलिए मैं आपसे आराम करने के लिए कहने आया हूँ। रोक ने अपनी बेटी की ओर प्यार से देखा और उसके होठों से हंसी फूट पड़ी। हाँ, क्या तुम इतने उत्सुक हो? तुम्हें पता है कि हमें वापस पटरी पर लाने के लिए केवल योजनाएं और गणनाएं ही जरूरी नहीं है, शक्ति भी उनमें से एक है। अगर एक भी महान या पौराणिक प्राणी आ जाए तो उस शक्ति के सामने कोई भी योजना काम नहीं करेगी। दोनों परिवार के सदस्यों के बीच कुछ देर तक चुप्पी रही, फिर एडिलेड ने कुछ चौंकाने वाले शब्द कहे। आपको क्या लगता है कि हम पिछले सप्ताह ही महान दानव राजा के मुकदमे में कैसे सफल हो पाए? ये सुनते ही रोक को सदमा लगा, उसका शरीर कांपने लगा और वह अपनी बेटी को अविश्वास से देखने लगा। आप उनसे जुड़े हुए हैं? वे कौन हैं? जब बेटी ने अपने पिता को एक शांतिदायक मुस्कान दी तो कई सवाल उठे, एक ऐसी मुस्कान जो बढ़ते तनाव को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वे ऐसे लोग हैं जो मदद करने को तैयार हैं, लेकिन वे अपनी निजता का आनंद लेते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हाँ, दुनिया ने अभी तक मेरे राज्य को नहीं छोड़ा है। अच्छा है। राजा को ऐसा लगा जैसे वह क्रोधित हो गया हो, क्योंकि उसकी पौराणिक शक्ति की झलक बाहर निकली, जिससे आसपास खड़े पहरेदार चौंक गए, जो यह नहीं सुन पाए कि पिता और पुत्री खेतों में क्या बातें कर रहे थे। इन क्षेत्रों में चमत्कारी घटनाओं में उनका भी हाथ था, लेकिन वे किस पौराणिक साम्राज्य से हैं? क्या उन्होंने अंततः अपने ऊंचे आसन से नीचे आकर मदद करने का फैसला किया है? राजा आगे पीछे चलते हुए जोर जोर से बोल रहा था, उसका सिर पूरी तरह से नई जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने अपनी बेटी की ओर सख्ती से देखा। आप उन पर भरोसा करते हैं? रोक ने अपनी बेटी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और इस प्रश्न पर गंभीर हो गया। वह नहीं चाहता था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी शक्ति उधार देने के कारण वह धोखा खाकर भारी गड़बड़ी पैदा करे। मैं उनमें से एक पर भरोसा करता हूँ और बाकी सभी पर उसका नियंत्रण है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। आपको और भी आश्वस्त करने के लिए कि मैं उनसे सबसे पहले कैसे संपर्क कर पाया, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे माँ ने भी अपने तक ही सीमित रखने का फैसला किया था। क्या? राजा अपनी मृत पत्नी एनालिस का जिक्र सुनकर अचंभित रह गया और अपनी बेटी की तलाश में आगे बढ़ने लगा। अतीत में मेरी माँ ने आपकी इतनी सहायता की थी और यह राज्य अपने आरंभ में इतनी आसानी से स्थापित हो सका था, इसका कारण मेरी माँ का एक अद्वितीय कौशल था। जो रहस्य पहले केवल 2 लोगों के बीच ही ज्ञात थे, वे अब साझा किए जा रहे थे। जब वह हमें छोड़कर चली गई तो उसने वह अनोखा कौशल मुझे दे दिया तथा मुझे एक आसन आपदा के बारे में चेतावनी दी, जिसे इस कौशल के उपयोग के माध्यम से हल किया जा सकता था। स्वर्णिम नियम। एडिलेड ने सफ़ेद मूली से मुंह मोड़ लिया और अपने पिता की ओर ध्यान से देखने लगी। जब वह बड़ी हो रही थी तब भी यह रहस्य उसके साथ रहा था। अब इसे उजागर किया जा रहा था क्योंकि इसकी जरूरत थी। इसकी उपयोगिता खुद को दिखा चुकी थी और अब इस बहुत सावधान आदमी को समझाने की जरूरत थी। मैंने इस कौशल के माध्यम से उस आसन आपदा का समाधान पा लिया है। इसने पहले कभी माँ से झूठ नहीं बोला और इसने कभी मुझसे भी झूठ नहीं बोला। इसलिए मैं इतना आश्वस्त हूँ जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप आराम करें और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, पिताजी। मैं चाहता हूँ कि आप आराम से बैठें और अपने समय का आनंद लें, जब आप भविष्य में होने वाले शानदार शो को देखें। रोक को इन सभी धमाकों से झटका महसूस हुआ जब उसने अपने सामने खड़ी महिला को देखा। वह अब उसकी छोटी बच्ची नहीं थी। उसने अपनी प्यारी पत्नी के बारे में सोचा और याद किया कि उसके शब्दों की वजह से उसने क्या क्या अच्छा किया था। अगर उसे पता होता कि उसकी बेटी में भी अपनी माँ जैसी ही प्रतिभा है तो क्या वह अपने मंत्रियों से सलाह लेने की जहमत उठाता। उसने अपनी बेटी को प्यार से देखा और उसके सिर पर हाथ फेरा। मूर्ख बच्चे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या ये राजगद्दी है? वैसे भी मैं इसे बहुत समय से पकड़े हुए हूँ।
आओ तैयारी शुरू करें। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 129। एक छोटी लड़की उत्तर में पहुंचती है। जमे हुए राज्य की विशाल किले की दीवारों के पीछे बड़ी संख्या में गाड़ियां और लोग लंबी कतारों में खड़े थे। व्यापारियों के चेहरे चमक रहे थे क्योंकि उनकी नज़र उस राज्य पर टिकी थी जिसमें असीम अवसर थे। कोई भी समझदार व्यक्ति कृषि में हुई तेजी को नहीं समझा सकता था, लेकिन जब तक उत्पाद होंगे तब तक उन्हें खरीदने और बेचने वाले लोग भी होंगे। व्यापारियों के बीच राज्य में आने वाले शरणार्थियों का प्रवाह अभी भी सामान्य था। प्रवेश करने से पहले हर एक व्यक्ति की अच्छी तरह से जांच की जा रही थी और पहरेदार पूरी तरह से सतर्क थे। एक छोटी लड़की खुशी से अपने पैरों को झुला रही थी, जैसे वह एक गाड़ी के ऊपर सवार थी और चमकती आंखों से किले की दीवारों को देख रही थी। दानव राजा ओरियस अंततः उत्तरी राज्य में आ गया था। वह जिस गाड़ी में थी वह बिना किसी परेशानी के चेकपॉइंट से गुजर गई और जल्द ही लोगों की चहल पहल से भरा शहर दिखाई देने लगा, जहां लोग तेजी से इधर उधर घूम रहे थे। ओरियास अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देख रही थी और वह जो बातचीत सुन रही थी उसे ध्यान से सुन रही थी। राजा इतनी जल्दी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, है न? मैं आने वाले दिनों में रानी का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्साहित हूँ। तुम अभी भी उसी के बारे में बात कर रहे हो। इस पर ध्यान देना गलत बात है। ये सब उन नए खाद्य पदार्थों के बारे में है जो अभी वितरित और बेचे जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि राजकुमारी ने जो किया वह कैसे कर पाई। हाँ, ये दुनिया की ओर से एक आशीर्वाद है, बस इतनी सी बात है। चलो कुछ और खरीद लें और भविष्य के लिए स्टॉक कर लें। राज्य में लोग अपेक्षाकृत खुश दिखाई दे रहे थे। वे ऐसे नहीं थे जो जानते थे कि वे युद्ध के बीच में हैं और आक्रमणकारी उनकी गर्दन पर मंडरा रहे हैं। ओरियास ने इन दृश्यों को ध्यान से देखा और जैसे ही उसने नोट्स लिखना शुरू किया, उसके हाथों में एक छोटा लाल पेन और काली नोटबुक आ गई। राज्य में मनोबल ऊंचा है, नेतृत्व में परिवर्तन आसन है। जिस गाड़ी में वह बैठी थी वह एक दुकान पर रुकी, क्योंकि व्यापारी अपना माल उतारने लगे थे और आसपास की दुकानों में चमकती हुई वस्तुओं को उत्सुकता से देख रहे थे। पूरे शहर में और ज्यादातर जगहों पर निर्माण कार्य के संकेत मिल रहे थे, क्योंकि राज्य में भागकर आए शरणार्थियों को ठहराने के लिए और ज्यादा सराय और घर बनाए जा रहे थे। ओरियास ने अपनी किताब में लिखना जारी रखा। इस दुनिया के अन्य राज्यों की वर्तमान स्थिति के विपरीत उत्तर का राज्य सक्रिय रूप से विस्तार कर रहा है। वह छोटी छोटी बातों को भी रिकॉर्ड कर रही थी और पूरी तरह से जांचने की कोशिश कर रही थी। भले ही वे महत्वपूर्ण न लगे, लेकिन बाद में जब वह उन पर गौर करेगी तो उसे कुछ ऐसा मिल सकता है जो उसे सही दिशा दिखा सके। वह राज्य का अवलोकन करते हुए सावधानी से घूम रही थी। उसे अधिकांश जानकारी उसके चारों ओर हो रही बातचीत से मिल रही थी। सर साहसी, मैंने सुना है कि आप युद्ध में थे और आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि किस प्रकार नायक ने राक्षस राजा को पराजित किया। क्या आप बता सकते हैं कि आपने क्या देखा? एक छोटी सी बातचीत ने उसके कान तुरंत खड़े कर दिए, क्योंकि वह उस स्थान के निकट पहुंच गई थी जहां भाड़े के सैनिकों और साहसी लोगों का एक समूह इकट्ठा था। हाँ, तुम सुनना चाहते हो कि राक्षस राजा कैसे गिरा? बहुत अच्छा, ध्यान से सुनो। नायक ने अपने प्रकाश के पंखों के साथ राक्षस राजा को अंधा करते हुए आकाश में वीरतापूर्वक उड़ान भरी। नायक ने जैसे ही अपने हाथ आकाश की ओर उठाए, चारों ओर नरक की लपटें उठने लगीं और उसने प्रकाश की एक सुनहरी तलवार को बुलाया जिसने राक्षस राजा को वहीं पर पराजित कर दिया जहां वह खड़ा था। हाँ, ओरियास अपनी किताब में नोट्स लिख रही थी, लेकिन वह उस शराबी को देखकर रुक गई, जो निश्चित रूप से नहीं जानता था कि वह महत्वपूर्ण लड़ाई कैसे हुई, लेकिन उसने उस दिन आए नए लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना जारी रखा। वे व्यक्ति थे जिनके बारे में उसे सबसे अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। वह राज्य के पहले शहर में घूमती रही और आसमान में तैरती हुई 4 चोटियों की ओर देखने लगी। उसकी आंखें लाल और केंद्रित होकर चमकने लगी। उसकी आकृति लोगों की भीड़ से गायब हो गई और वह चुपचाप आसमान में एक चोटी पर पहुंच गई। उसकी अनोखी कुशलता स्थानिक यात्रा का इस्तेमाल किया गया था। ओरियास की साहसी आकृति स्त्रोई पीक पर दिखाई दी। वह तैरता हुआ भूभाग जहां जल्द ही सिंहासनारूढ़ होने वाली रानी के बारे में अधिकांश बातें हो रही थीं। अगर कहीं प्रचुर जानकारी है तो वह यहीं होगी। छोटी लड़की की आकृति स्त्रोई पीक पर व्यापारियों और साहसी लोगों की भीड़ के बीच अदृश्य रूप से घूमती रही, जबकि वह अगले कुछ घंटों तक जानकारी एकत्र करती रही। अब तक मैंने काफी समय तक निरीक्षण किया है, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था, सिवाय एक अलग एहसास के, जब मुझे लोगों ने मेरी अपेक्षा से अधिक समय तक देखा, लेकिन यह मेरी सतर्कता के कारण हो सकता है। उसने अपना आखिरी नोट खत्म किया और कल के लिए छिपने की जगह ढूंढने की तैयारी करने लगी, ताकि वह सावधानी से आगे बढ़ सके। उस पर भी एक और शव और चेहरा था। यह इस समय था जब एक काले बालों वाला आदमी जो सबसे ज्यादा कपड़े पहने हुए रईस की तरह लग रहा था, उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला जो सड़क से गुजर रही थी। आह, इतना प्यारा बच्चा,
तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वह आदमी ओरियास की आकृति को देखते हुए बहुत परवाह करने वाला लग रहा था। उसकी आंखें ऊपर नीचे घूम रही थीं और घिनौना भाव दिखा रही थीं। दानव राजा का ध्यान तुरंत उस पर गया जब वह प्यारी सी मुस्कुराई। हाँ, मैं खो गया था और मैं अभी उन्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करेंगे, श्रीमान? गाड़ी का दरवाजा खुला पकड़े हुए आदमी ने चारों ओर देखा, मानो जवाब देने से पहले ये देख रहा हो कि कोई ध्यान दे रहा है या नहीं। हाँ, मैं उन्हें खोजने में आपकी मदद करूंगा। गाड़ी में आओ और मुझे बताओ कि तुमने उन्हें कहाँ खो दिया। वो उसे इस तरह से जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा था मानो वो किसी की नज़र में नहीं आना चाहता था। ओरियास ने इस अनाड़ी आदमी को देखा और उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। यही एक कारण था कि वह इस छोटे से रूप को इतना पसंद करती थी। वह इतना रक्षाहीन और आसानी से परेशान करने वाला लग रहा था कि इस तरह के घृणित लोग हमेशा खुद को उसके सामने फेंकते दिखाई देते थे। उसे इन घिनौने जीवों को सबसे घिनौने तरीके से मारने में मजा आता था। जिस क्षण उन्हें लगा कि वे एक शिकारी हैं जो एक मासूम लड़की का शिकार करने वाले हैं, उन्होंने खुद को सिरहीन पाया और उनका जीवन पूरी तरह से अंधकार में बदल गया। ओरियास मासूमियत से मुस्कुराए और गाड़ी में चढ़ गई, जिसके दरवाजे बंद हो गए। ऐसा लग रहा था कि उसे आज के लिए अपना ठिकाना मिल गया है, क्योंकि जिस जगह पर यह गाड़ी जा रही थी वह आज खून से नहाया हुआ था। उसने उस आदमी के चेहरे पर घिनौने भाव को देखा जो ये कह रहा था कि वो इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके छिपे हाथ उसकी ओर बढ़े और उसके कंधों पर आ गए। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक गुजरी जब वह मासूमियत से पूछने के लिए तैयार हुई कि वह आदमी क्या कर रहा था जब एक बड़ा बदलाव हुआ। उस आदमी के चेहरे से चांदी की रोशनी की एक चमक निकली और उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया और वह हत्या के इरादे से पूरी तरह से केंद्रित हो गया। चांदी की रोशनी के गुजर जाने के बाद गाड़ी खाली हो गई। 1 मिनट के छोटे से समय में तैयारियों के कारण गाड़ी के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से साफ हो गया था और अचानक भाग्य ने साथ दिया, जिससे ये आश्चर्यजनक दृश्य घटित हुआ। 59वें रैंक वाला दानव राजा तथा वह काले बालों वाला आदमी जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, गायब हो गया। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 130 सेकंड। एक योजना पूरी तरह से बनाई जा सकती है, लेकिन उसके बाद कई चीजें गलत हो सकती हैं। किसी योजना को सफल बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि आपके पास सबसे ज्यादा जानकारी हो और सभी संभावनाओं का हिसाब हो। इस बात की संभावना अधिक थी कि एक अकेला दानव राजा जो जासूसी और त्वरित गति से चलने में कुशल था, उस स्थान के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए आएगा जहां कोई महत्वपूर्ण घटना घटी थी। उसके बाद सवाल ये था कि आप कैसे जान पाएंगे कि ये दानव राजा कौन था और संभवतः आप उसे कैसे पा सकेंगे। उनके रैंकों में से एक करीबी व्यक्ति की यादों ने सभी उत्तर दिए और अब होने वाले परिणाम को सामने लाया। पिछले कुछ दिनों में कई पोस्टर वितरित किए गए थे, जिनमें एक छोटी लड़की, एक बहादुर आदमी और एक गरीब बूढ़ी महिला का चेहरा साफ साफ दिखाया गया था, जो राज्य के कई सैनिकों और गार्डों के ऊपर ग्रिमोरी की यादों में थे। जैसे ही उन्हें इनमें से कोई भी आकृति दिखाई देती, उन्हें तुरंत चुपचाप रिपोर्ट करना पड़ता। शैडो गार्ड्स को उनकी गुप्त क्षमताओं के साथ अग्रिम पंक्ति में रखा गया था और वे पिछले कुछ दिनों से ओवरटाइम काम कर रहे थे। फिर भी ये सिर्फ उन कार्डों में से एक था जो मैंने खेले थे। एक और जो और भी ज्यादा फुल प्रूफ था, वह था मेरी पसंदीदा राजकुमारी का अनोखा कौशल, गोल्डन रूल। ये कौशल उपयोगकर्ता को प्रकाश के अलग अलग रंग देखने की अनुमति देता था, जो इस बात पर निर्भर करता था कि किसी व्यक्ति का उपयोगकर्ता पर क्या इरादा और संभावित प्रभाव हो सकता है। एक राक्षस राजा जो प्रभाव ला सकता था, वह बहुत बड़ा था, इसलिए एडिलेड इस बात की पुष्टि करने में सक्षम होगी कि क्या मैं एक राक्षस राजा का सामना कर रहा था, जब पूरे राज्य में फैली हुई आंखों को खींचे गए चित्रों के साथ कोई समानता मिली। उसने जितने भी रूप धारण किए, उनमें से दानव राजा ओरियास का पसंदीदा रूप एक असहाय लड़की का था, जिसे कोई भी घृणित विकृत व्यक्ति अपने हाथों में लेने की कोशिश करेगा। ओरियास का पसंदीदा शौक इन विकृत लोगों को धीरे धीरे चमड़ी उतारना था जैसे ही वे खुद को उसके सामने दिखाते। ये वह रूप था जिसे देखने की मुझे बहुत संभावना थी, इसलिए मुझे बस इतना करना था कि जैसे ही वह इस रूप में दिखे, उसे सबसे पहले ढूंढना था, पुष्टि करनी थी कि मैंने एडिलेड की आंखों के साथ कोई गलती नहीं की है, और कुछ ऐसा नाटक करना था जिसे देखने की वह आदी थी। जैसे ही संदेश आया कि विवरण से मेल खाती एक लड़की मिल गई है, मुझे एड्रेनालाइन का एहसास हुआ क्योंकि योजना पूरी तरह से सही जगह पर आ रही थी। मैंने चुपचाप एडिलेड को आध्यात्मिक भूमि से बाहर निकाला और देखा कि जब उसकी नज़र स्ट्रोई पीक के आसपास घूम रही एक छोटी लड़की की आकृति पर पड़ी तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। ये पुष्टि मिलने के बाद सब कुछ अगले चरण में जाने के लिए तैयार था। लड़ाई पूरी तरह से अलग जगह पर होनी थी, क्योंकि अगर मैं उस पर लोगों की भीड़ में हमला करता तो बहुत से लोगों की जान चली जाती।
मैंने अपने द्वारा तैयार किए गए सबसे शानदार कपड़े पहने और गाड़ी लेकर उस स्थान की ओर निकल पड़ा जहां वह जा रही थी। शैडो गार्ड्स स्टैंड बाय पर थे क्योंकि वे किसी भी समस्या के मामूली संकेत पर क्षेत्र को खाली करने के लिए तैयार थे। अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए मैंने गाड़ी के दरवाजे खोले और अस्तित्व में सबसे बुरे इंसान की भूमिका निभाई, और हम दोनों पर टेलीपोर्ट डालने से पहले मैं उसे अपने हाथों में लेने में सक्षम था। योजना का अगला भाग यहाँ निहित है। ये राक्षस राजा उन कुछ लोगों में से एक था जिसके पास दो शक्तिशाली अद्वितीय कौशल थे। एक, वह जहाँ चाहे वहाँ तेजी से जा सकती थी, और दूसरा, वह अपने कई रूपों में बदल सकती थी। उसके पास उच्च युद्ध शक्ति नहीं थी, लेकिन वह अपनी अनूठी कौशल का उपयोग कर सकती थी जो टेलीपोर्ट से कहीं बेहतर थी, ताकि जैसे ही उसे अपने जीवन पर खतरा महसूस हो वह आसानी से निकल सके। यह अगली चीज थी जिसका मुझे मुकाबला करना था। मेरे लिए ये काफी आश्चर्यजनक था कि मेरे लेजेंडरी कौशल पर दानव के पावर ज्वेल का उपयोग करने और हेगेमनी के भ्रष्ट सिगिल को बनाने के बाद एक सुंदर नई सुविधा थी जो दानव राजा के शक्तिशाली स्थानिक कौशल का पूरी तरह से मुकाबला करती थी। हेजेमनी का भ्रष्ट सिगिल एक अत्यधिक सुरक्षात्मक सिगिल आपके चारों ओर 30 मीटर की दूरी तक खुद को स्थापित करता है, जो आपको और आपके सहयोगियों को सशक्त बनाता है, जबकि आपके दुश्मनों को 30 सेकंड के लिए बाधित करता है। रूनिक बलों को फिर से सक्रिय करने से पहले 30 सेकंड की आवश्यकता होती है। सक्रिय होने पर किए गए सभी नुकसान का आधा हिस्सा अवशोषित करता है। जोर 300% कास्टिंग और अटैक स्पीड। सिगिल में दुश्मनों को जोर 300% नुकसान। जोर 300% स्पीड -75% दुश्मन तत्व प्रतिरोध -75% दुश्मन की गति। प्रतिबंधित आंदोलन लागू होता है। आवागमन प्रतिबंधित करें। पावर ज्वेल द्वारा बढ़ाए जाने के बाद इस नए जोड़े गए फंक्शन ने कौशल को किसी भी आंदोलन को भारी रूप से प्रतिबंधित करने की अनुमति दी जब दुश्मन कौशल की सीमा में थे, और यह स्थानिक आंदोलन पर भी लागू होता था। इसका मतलब ये था कि दानव राजा का अनोखा कौशल जो उसे अपनी इच्छानुसार कहीं भी टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता था, 30 सेकंड के लिए बेकार हो जाएगा। इन 30 सेकंड में मुझे उसे मारना था। अगर ये सेकंड बीत गए और वह अभी भी जीवित थी, तो वह अगले ही पल भाग जाएगी और उन्हें आखिरकार मेरे बारे में जानकारी मिल जाएगी। इन अगले 30 सेकंड में मैं उसे सोचने की भी इजाजत नहीं दे सकता था। सम्राट पेंगुइन और अन्य जानवर आध्यात्मिक भूमि के भूमिगत क्षेत्र में पहले से ही स्टैंड बाय पर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए, जहां मेरी और दानव राजा की आकृतियां दिखाई दी, जैसे कि लाल रंग के साथ जड़ा हुआ एक नीला रूनिक चिन्ह पहले से ही हम सभी को कवर करने के लिए फैल रहा था। हेजेमनी का भ्रष्ट सिगिल आरंभ किया गया। 30 सेकंड। ओरियास ने खुद को इस खतरनाक स्थिति में पाया और उसने तुरंत खुद को ढाल लिया। उसका शरीर तेजी से खूनी लाल रंग में बदल गया और उसका आकार तेजी से बढ़ गया। नारकीय लपटें उसके चारों ओर घूमने लगी और ढालों की कई परतें बन गईं। मेरे हमले पहले से ही उड़ रहे थे क्योंकि मेरे पास मौजूद हर एक शक्तिशाली कौशल शुरू हो गया था। प्राइमल कॉन्जुरा को पहले से ही 2 डरावने ट्रोल्स के रूप में डाला गया था, जो भारी हथियारों को लेकर ओरियस के शरीर पर गिरे थे, आपकी ढालों को तोड़ते हुए और उसके मांस को क्षत विक्षत करते हुए उसकी हड्डियों को जमीन पर गिरा रहे थे, क्योंकि उसके शरीर को हेगेमोनी के भ्रष्ट सिगिल और हाल ही में डाले गए एम्फीबल के पूरे डिबफ मिले थे, जबकि मेरे समन को इससे काफी बढ़ावा मिला था। प्राइमल कॉन्जुरा कौशल से बुलाए गए 2 ट्रोल शारीरिक रूप से बेहद शक्तिशाली पौराणिक जानवर थे। उनके हमलों से ओरियास की रक्त लाल आंखों में दहशत दिखाई देने लगी। पवित्र ब्लाइट ने अपवित्र लाशों की भीड़ को पहले से ही रक्त लाल दानव पर फेंक दिया था, क्योंकि वे शानदार ढंग से फट गए थे। उसके तुरंत बाद उसमें से एक जहरीली सांस निकल रही थी। दानव राजा को सांस लेने की 1 इंच भी जगह नहीं दी गई, क्योंकि हमले लगातार बाईं और दाईं ओर से हो रहे थे। 20 सेकंड। मेरा शरीर इस विस्फोटक गड़बड़ी के केंद्र से पीछे की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि एक भ्रष्ट तलवार संत का अवतार मेरे चारों ओर लिपटा हुआ था। भालू सम्राट का फर इसे ठीक उसके बाद लपेटता है और दानव राजा की हकीकत सक्रिय होती है और मेरे आसपास के पूरे क्षेत्र को कांपने लगती है। ओरियस की आकृति को जमीन में धकेल देती है, क्योंकि बर्फ के तत्वों के ठंडे तूफान ने मुझे पूर्ण शून्यत से घेर लिया था। दानव राजा के शरीर से एक लाल रोशनी निकल रही थी, क्योंकि वह 2 महान ट्रोल्स, महाकाव्य जानवरों और पवित्र ब्लाइट के हमलों के झुंड का प्रतिकार करने की कोशिश कर रही थी। जो कुछ भी उससे मिला वह एक आप्टिक सांस थी, जिसे अगले ही पल मुझसे बाहर फेंक दिया गया था। जो विनाश के तूफान में सब कुछ जम गया था, जो तुरंत ही खत्म हो गया था। वाह! जैसे ही उसके चारों ओर एक भयावह राक्षसी की धुंधली रूपरेखा बनी, उसकी आकृति ने कराहना शुरू कर दिया, जो अपने घायल शरीर को ऊपर उठाते हुए अपने भारी घावों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। 10 सेकंड। मेरा अब बड़ा आकार हाथ में एक विशाल ब्लेड के साथ हवा में तेजी से घूम रहा था, और जैसे ही मैंने तलवार को सीधा फैलाकर खुद को मिसाइल की तरह नीचे गिराया, मेरी गति बढ़ती गई।
हड्डी का भाला फेंका गया क्योंकि कई घातक स्पंदित भाले एक साथ प्रकट हुए और मेरे साथ दानव राजा के संघर्षरत शरीर की ओर नीचे चले गए। जैसे ही ब्लेड जमी हुई धरती की ओर बढ़ा, एक लाल बंशी की धुंधली रूपरेखा टूटकर बिखर गई। धमाका! ब्लेड ने जमी हुई बर्फ को तोड़ दिया और वहां पर रखी गई दानव राजा की आकृति दानव के माथे से टकराई और उसे जमीन पर जड़ दिया। मैंने एड्रेनालाइन से जोर से सांस ली जब मैंने विनाशकारी ठंडे तत्वों को मांसपेशियों और हड्डियों को अलग करते देखा। उसके बाद एक लाल रोशनी चमक उठी क्योंकि 59वें रैंक वाले दानव राजा ने अपना अंत किया। 0 सेकंड। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि फ्रोजन किंगडम में सभी प्राणियों ने जयकारे लगाए और विस्मय व्यक्त किया जब उन्होंने देखा कि उनका पुराना राजा पीछे हट गया और नई रानी को सहारा दिया। भले ही पुराने राजा ने इसे लोगों के लिए एक विकल्प नहीं बनाया था, लेकिन लगभग सभी ने सर्वसम्मति से अभिषेक के साथ सहमति व्यक्त की क्योंकि जिस व्यक्ति को शासक बनाया जा रहा था वो उन्हें चमत्कारिक रूप से अकाल से बचाने वाला था और इसे फैलने से पहले ही खत्म कर दिया था। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।